महाराज की तरफ से फरमान आया है। लान परिवार को उनकी गुस्ताखी के लिए फांसी से मुक्ति मिल सकती है। शर्त ये रहेगी कि लांझा को महाराज के साथ एक रात बितानी पड़ेगी। लांझा के चेहरे पर से वो काला कपड़ा हटाया गया। अब वहाँ कोई आंसू नहीं थे, कोई दुख नहीं था। वो बिल्कुल शांत हो चुका था और चल रहा था अपनी किस्मत की तरफ। कब, कैसे, क्यों, कहाँ जानना चाहते हो? तो चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। अभी ईबुक की मूवी वन एंड ओनली री रिलीज होने वाली है, तो चलिए इसी मौके पर उसे बधाई देते हुए आज हम एक नया वन शॉट शुरू करते हैं। ये वन शॉट हिस्टोरिकल थीम पर होने वाला है, कुछ किंग और क्लाउन के जैसे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चाइना में बहुत सारे डायनेस्टी हुआ करती थी। उनमें से एक हीलिंग डायनेस्टी भी थी, जहाँ के एम्परर विंग पूरे चाइना पर राज किया करते थे। उनके अंडर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे छोटे छोटे क्लान्स थे। हर दिशा में, हर क्लान में बस उन्हीं के नाम का डंका बजता था। सब लोग उन्हें बहुत बहादुर मानते थे। उनकी बहादुरी के किस्से हर दिशा में मशहूर थे और ऐसे किस्से सुनाने के लिए अलग अलग लोग होते थे। कुछ कहानियों के ज़रिए बताते थे, कुछ नृत्य नाटिकाओं के ज़रिए बताते थे और ऐसे ही एक नृत्य करने वाले, नाटिका बनाने वाले ग्रुप को लान परिवार चलाया करता था। लान परिवार में जितने भी सदस्य थे, सभी लोग इस नाटिका में काम करते थे। वो गांव-गांव घूमते, अपनी कला का प्रदर्शन करते, लोगों का मनोरंजन करते, साथ ही साथ महाराज के बहादुरी के किस्से सुनाते। खासकर लान परिवार के सभी सदस्य इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि वो सच में महाराज दिखते। उनका बड़ा बेटा वो बिल्कुल महाराज के जैसे ही गंभीर आवाज़ में बोलता, जिससे लोगों को ऐसा लगता कि वो सच में महाराज हीलिंग पैट्रियार्क ही है। इसलिए जब भी उनकी नाटक मंडली का नाटक शुरू होता, लोग सच में उन्हें बो करते, प्रणाम करते, जैसे कि वो सच में महाराज से मिल रहे हो। और इस परिवार की छोटी बेटी, वो तो सच में इतनी खूबसूरत थी कि उसका कहना ही क्या। सभी लोगों में उसकी खूबसूरती की चर्चा होती थी। इसीलिए तो लान परिवार हमेशा उसे पर्दे में रखता, उसे कभी भी बाहर घूमने नहीं देता। वो सिर्फ स्टेज पर ही लोगों को दिखती। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसकी एक झलक पाने के लिए कितनी ही दूर से वो नाटक देखने के लिए चले आते। इसी तरह से लान परिवार के इस नाटक मंडली की चर्चा पूरे पूरे देश में होने लगी। दूर दूर से लोग इनका नाटक देखने के लिए आने लगे। ये चर्चा धीरे धीरे महाराज के कानों तक भी पहुंच गई और महाराज ने खुद लान परिवार को पूरे नाटक मंडली सहित राजमहल आकर अपनी कला प्रदर्शित करने का न्योता दे दिया। महाराज का न्योता ठुकराने की हिम्मत किसमें होती है? फिर भी लान परिवार बार बार जाने में आनाकानी कर रहा था। क्यों? शायद ही किसी को भी नहीं पता, पर बार बार उनकी तरफ से कोई ना कोई बहाना दिया जाता कि कभी उनके मुख्य किरदारों की तबीयत ठीक नहीं है, या कभी आने जाने के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है, कभी बरसात का मौसम है, कभी ठंड का मौसम है। यही सब बहाने उनके चलते रहते थे। आखिरकार जब महाराज की तरफ से कुछ मंत्री खासकर ये नाटिका देखने के लिए आए, उनके बाद वो लान परिवार के लान चिरेन से मिले, जो इस मंडली को संभालते थे, और उनसे उन्होंने खास करके पूछा कि आपकी परेशानी की वजह क्या है? आप क्यों राजमहल आना नहीं चाहते? मदर एम्परर, मैडम यू खुद ये नाटक देखना चाहती है, ये उनकी फरमाइश है, आप क्यों नहीं आना चाहते? इस पर लान चिरेन ने जवाब दे दिया, माफ़ कर दीजिए, पर हम यहाँ पर एम्परर के माता पिता की प्रेम कहानी बताते हैं। पर जब वो छोटे थे, उनके माता पिता गुजर गए। ये प्रसंग बहुत ही दुखदाई है, पर उसके बाद हमें मैडम यू और जियांग फेंगमिया
इन दोनों के प्रेम प्रसंग को भी दिखाना है, महाराज के बचपन का समय, उनकी ट्रेनिंग वगैरह, ये सब कुछ दिखाना है। पर इस सब के लिए हमें एक बालक नहीं मिल रहा, इसलिए हम इस प्रसंग को नहीं दिखा रहे हैं और बस इस प्रसंग को तैयार करने में ही हमें वक्त लग रहा है। इस पर मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं, आपने अगर पहला प्रसंग तैयार कर लिया है तो आप बस वही दिखा दीजिए, बाकी का प्रसंग आप बाद में तैयार कर लीजिए। इस पर लांचरेन ने कहा, नहीं, अगर ये आम लोगों की बात होती तो एक बार मैं मान भी जाता, पर अगर मुझे महाराज के सामने जाना है तो मुझे सच में पूरी की पूरी नाटिका को तैयार करना है, महाराज के पूरे बचपन को दिखाना है कि उन्होंने कितनी बहादुरी से इस पूरे इलिंग एम्पायर को खड़ा किया है। बस इसीलिए हमें देर हो रही है। मंत्री को ये नाटक कंपनी की बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने जिद छोड़ दी। वो वापस राजमहल चले गए। जाकर महाराज और मैडम यू को ये सारा वृतांत बता दिया, जिसके बाद तो मैडम यू को सच में क्यूरियोसिटी होने लगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने काम के प्रति इतने ज़्यादा वफादार हैं कि वो छोटे से छोटे प्रसंग को भी बनाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। फिर उन्होंने खास कर पूरे जियांगो में ये बात फैला दी कि कोई बाल कलाकार अगर उपलब्ध है तो उसे लान परिवार के उस नाटक मंडली के पास भेजा जाए ताकि उसकी अच्छे से ट्रेनिंग हो सके। कहीं ना कहीं इसके पीछे मैडम यू लान परिवार को अच्छे से डिसाइपल उपलब्ध कराना चाहती थी ताकि वो उस नाटक को अच्छे से जल्दी तैयार कर सके और उन्हें भी उस नाटक का आनंद लेना पड़े। आखिरकार वो एम्प्रेस है, वो नहीं चाहती थी कि एक नाटक के लिए वो राजमहल छोड़कर, अपना जियांग को छोड़कर उस छोटे से गांव में चली जाए जहाँ पर वो लान कंपनी वो नाटक बना रही है, क्योंकि सच में वो नाटक देखने का उनका भी बहुत मन हो रहा था। एम्परर ने भी इस बात को जान लिया कि उनकी मदर इस नाटक को देखने के लिए बड़ी ही बेताब है, इसलिए उन्होंने नाटक मंडली को ये फरमान दे दिया कि 6 महीने के भीतर भीतर उन्हें पूरी तरह से कहानी तैयार करके राजमहल आके उस नाटक को दिखाना पड़ेगा। उनके पास इससे ज़्यादा समय नहीं रहेगा। अब लान परिवार पूरी तरह से इस बात की प्रैक्टिस में लग गया कि वो नाटक को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उनके पास कई सारे डिसाइपल्स आए, उनमें से उन्होंने कुछ चुन भी लिए। फिर एक बहुत ही बेहतरीन कथा और नृत्य के साथ ये नाटक तैयार हुआ और फाइनली अब पूरा लान परिवार राजमहल आकर उस नाटक को दिखाने के लिए तैयार था। नाटक शुरू हुआ और बस पहली बार ही पहले दृश्य में एक लड़की आई जो तलवारबाजी कर रही थी, पर शायद से उसके हाव भाव सही नहीं लग रहे थे। अगले ही दृश्य में वो वापस चली गई। ये नज़ारा मैडम यू को कुछ खास रास नहीं आया, पर अगले दृश्य में जब वो लड़की वापस आई नकाब पहनकर, तब जो उसने अपनी कला दिखाई तलवारबाजी की, वो सच में काबिले तारीफ थी। सब लोग, मतलब महल में जितने भी सारे लोग थे, अधिकारी थे, सेवक थे, सब लोग उस अभिनेत्री की तारीफ करने लगे। सब लोग कहने लगे कि यही लांचरेन की छोटी बेटी है। पहले जो आई थी वो शायद से उन्होंने किसी और डिसाइपल को भेजा था, पर ये लांचरेन की छोटी बेटी है जो बेइंतहा खूबसूरत है। यहाँ तक कि उसकी खूबसूरती को देखने का किसी को भी हक नहीं है, इसलिए वो हमेशा नकाब पहने रहती है। लोगों में ये तक बातें हो रही थी, जो भी उसे देखे पागल ही हो जाए, इसलिए वो कभी भी अपना नकाब नहीं हटाती। कोई तो कहता था कि उसके सामने चांद भी शर्मा जाए, कोई कहता था अगर उसने नकाब हटाया तो यहाँ पर लोगों की नाक से खून निकल कर ही मौत हो जाएगी। उसकी इतनी सारी तारीफ सुनकर मैडम यू को भी उसे देखने का मन हुआ, इसलिए उन्होंने लांचरेन के पास संदेश भिजवा दिया कि जैसे ही नाटक खत्म होता है वो उनके पूरे परिवार के साथ राजमहल में भोजन का आनंद ले सकते हैं। खुद मैडम यू की तरफ से यह न्योता था, इसलिए लांचरेन मना भी नहीं कर सकते थे। इधर नाटक का दूसरा प्रसंग चल रहा था, जहाँ पर चांगसे सनरन अपने पति और बेटे के साथ गद्दे पर बैठकर
कहीं जा रही थी। ये प्रसंग खत्म हुआ और एम्परर की आंखों में आंसू आ गए। इसी के बाद तो उनकी ज़िंदगी बदल गई थी। पर इसके बाद मैडम यू और चियांग फेंगमिया आए और शायद से वही मुख्य अभिनेत्री अब कपड़े बदलकर मैडम यू बनकर आई थी, क्योंकि इस बार उसे अपने चेहरे पर वो रुतबा दिखाना था जो मदर एम्प्रेस में था। शायद से वो लड़की न सिर्फ स्वॉर्ड फाइटिंग में अच्छी थी, बल्कि उसका अभिनय भी बिल्कुल उम्दा था। पूरा नाटक खत्म हुआ और उसके बाद जो एम्परर बना हुआ था वो लान और उसकी छोटी बहन दोनों भी अपने स्वॉर्ड फाइटिंग के स्किल्स दिखाने लगे। माना कि ये रंगमंच पर हो रहा था, फिर भी उनके स्किल बहुत ही बेहतरीन थे। उस लड़की ने अभी भी नकाब पहना हुआ था, उसका चेहरा अभी भी कोई देख नहीं सकता था, पर जिस तरह से उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जिस तरह से उसके रोब्स लहरा रहे थे, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। इस बार उसने ना तो नीले रंग के रोब्स पहने थे, ना ही जामुनी। इस बार उसने पूरे सफ़ेद रोब्स पहने हुए थे और उसकी वो पुरकिन स्किन वो अभी भी उसके हाथ और माथे के ज़रिए ही सही दिख रही थी, जो बहुत ही लाजवाब महसूस हो रही थी। सिर्फ वहाँ के लोग ही नहीं, अब तो एम्परर भी उस लड़की को देखने के लिए मरे जा रहे थे। खैर, उनके पास तो एक और मौका था। मैडम यू ने जिस तरह से सब लोगों को, मतलब पूरे लान परिवार को खाने पे न्योता दिया था, उस तरह से खाने का प्रबंध किया गया। लान परिवार वहाँ पर आया भी। आते ही लान परिवार के तीनों सदस्यों ने मैडम यू को बो किया। लान चरेन की छोटी बेटी अभी भी पर्दे के पीछे ही थी। हालांकि मैडम यू को लगा था कि कम से कम खाना खाते वक्त तो वो अपने चेहरे का नकाब हटाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सब लोग एक दूसरे को बो करके, मतलब लान परिवार एम्प्रेस को बो करके उनके सामने बैठ गया। सब लोग खाने का आनंद लेने लगे, लेकिन उस लड़की ने अभी भी अपने चेहरे से वो नकाब नहीं हटाया था। तभी वहाँ पर घोषणा हुई कि एम्परर खुद मदर एम्प्रेस के साथ खाना खाने के लिए आ रहे हैं। ये बात सुनकर मैडम ये खुद भी चौंक गई, क्योंकि एम्परर के पास तो इतना वक्त नहीं होता कि वो मदर एम्प्रेस के महल में आकर उनके बारे में पूछताछ भी करे। लेकिन आज वो डिनर पर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हुई। खैर, वो आ गए और सब लोग एक साथ खाना एंजॉय करने लगे। इधर एम्परर बार बार प्लान परिवार की उसी लड़की की तरफ देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इससे पहले खूबसूरत लड़कियां देखी नहीं थी। उनकी अपनी एम्प्रेस थी। माना कि शादी अभी नहीं हुई थी, पर थी तो सही। उनकी पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी थी, उनका अपना हरम भी था। हाँ, ये बात अलग है कि वो पुराने एम्परर का वही हरम उनके पास ऑन हुआ था, जहाँ के कॉन्क्यूबाइन को सजने संवरने और एम्प्रेस को रिस्पेक्ट देने के अलावा और कोई काम नहीं था। या यूँ कहो कि एम्परर हरम होते हुए भी कुंवारे थे तो गलत नहीं होगा। इधर मदर एम्प्रेस ये सब कुछ देख रही थी कि कैसे एम्परर की नज़रें लान परिवार के बेटी की तरफ गड़ी हुई है, तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि अब नए एम्परर का अपना हरम शुरू करने का वक्त आ गया है। उनके लिए शायद एक कॉन्क्यूबाइन रखना ज़रूरी हो गया है। और यही बात उन्होंने मुस्कुराते हुए छेड़ भी दी। उन्होंने कहा, वैसे मैं आपके इस नाटक को देखने के लिए काफ़ी समय से बेताब थी, बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी, पर आपने काफ़ी देर लगा दी। लांचरेन ने तुरंत वो करते हुए कहा, माफ़ कीजिए मदर एम्प्रेस, पर हमें अच्छे डिसाइपल नहीं मिल रहे थे, कहानी पूरी नहीं थी। इस पर मदर एम्प्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, आपने जो कला प्रदर्शित की वो सच में काबिल तारीफ़ थी। हमारा इंतज़ार रंग लाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्लांचरेन ने बो करते हुए कहा। इस पर मदर एम्प्रेस ने कहा, पर आपकी देरी के लिए आपको सज़ा तो मिलनी चाहिए। ब्लांचरेन तुरंत इस बात पर घबरा गए और वो बो करके सर झुका के खड़े हुए। मदर एम्प्रेस, हमने आपका दिल दुखाया है, हमें माफ़ कर दीजिए, उन्होंने कहा। तो मदर एम्प्रेस ने कहा, ऐसी बात नहीं है, आपने हमारा दिल नहीं दुखाया, बल्कि दिल जीत लिया, खासकर आपके बेटी ने। ये कहते हुए मदर एम्प्रेस ने उस नकाबपोश लड़की की तरफ देखा
तभी लान चिरेन, लान सिचेन साथ ही साथ उस लड़की की मुट्ठियाँ भी उस बॉल पर कस गई। वो तीनों ने सर झुका लिए। मदर एम्प्रेस ने कहा, आपकी गुस्ताखी के लिए हम आपको दंड नहीं बल्कि तोहफा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी महल में कुफाई बने। कुफाई मतलब कॉन्क्यूबाइन, जिसका रैंक 3rd होता है। एम्परर की बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस होती है जो अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से होती है, जिनमें पहले नंबर पर क्वीन, दूसरे कॉन्सर्ट और तीसरी कुफाई होती है। बस इतना ही नहीं, कॉन्क्यूबाइंस में ये ओहदा सबसे ऊंचा होता है। इसके बाद उसके नीचे और 4 तरह की कॉन्क्यूबाइन आती है। कुफाई खुद से एम्परर के पास संदेश भिजवा सकती है, उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर सकती है। ऐसा नहीं है बाकी कॉन्क्यूबाइंस की तरह जो बस एम्परर की उन पर नज़र पड़ने का इंतज़ार करती रहे। एक आम गाने बजाने वाले इंसान के लिए कुफाई का ओहदा ही बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर वो एम्परर के महल में एंटर भी करना चाहे तो उसकी रैंकिंग 7वें या 8वें नंबर से शुरू होगी और फिर एक एक करके वो एम्परर का दिल जीतता जाएगा। और फिर कभी उम्र दराज होने के बाद उसे कुफाई का ओहदा मिलेगा, जो कि लान चिरेन की छोटी बेटी को अभी मिल रहा था शुरुआती दिनों में। अगर इसकी जगह कोई और होता तो तुरंत ही मान जाता। यहाँ तक कि अलग अलग तरह के मंत्री वगैरह भी एम्परर का इतना फेवर जीतने के लिए अपनी बेटियों को यूँ उनके आगे झुका देते। पर यह बात लान चिरेन की थी, जिन्होंने सिर्फ महल में आने के लिए ही 2 साल लगा दिए थे। ऐसे मदर एम्प्रेस के कहने पे वह तुरंत अपनी बेटी एम्परर के सामने प्रस्तुत कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ऐसा ही मदर एम्प्रेस और खुद एम्परर को भी लगा था। ऐसा ही कुछ हुआ भी। लान चिरेन ने बड़ी नम्रता से बो करते हुए कहा, महाराज, हम सीधे साधे गरीब लोग हैं। महल में हमें बंद कर रहना मंजूर नहीं। हम खुले आसमान के नीचे रहने वाले आज़ाद पंछी हैं। बेहतर होगा आप हमारी कला का आनंद लीजिए, हमारी सराहना कीजिए। पर अगर आप हमें बेड़ियों में जकड़ कर रखना चाहते हैं तो ना हम खुश रह पाएंगे, ना ही आप। मेरी बेटी बहुत भोली है, वो महल की राजनीति में ज़िंदा नहीं रह पाएगी। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके इतने बेहतरीन तोहफे का स्वीकार नहीं कर सकता। लान चिरेन ने अपना सर झुका लिया। साथ ही साथ उनके दोनों बच्चों ने भी। इस बात से तो मदर एम्प्रेस और भी ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने अपने हाथ के चॉपस्टिक्स नीचे रखते हुए कहा, हमें तुमसे कुछ ऐसे ही उम्मीद थी लान चिरेन। लान चिरेन ने तुरंत ऊपर देखा। अभी तक तो वो सज़ा के लिए बिल्कुल तैयार था। शायद उसे देश निकारा मिलता या उसकी मंडली को बंद किया जाता, पर अपने बच्चों के लिए वो इतना तो सह सकता था। वो जीने का कोई ना कोई और रास्ता निकाल ही लेता। लेकिन मदर एम्प्रेस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कह रही थी कि उन्हें ऐसी ही कुछ उम्मीद थी। क्या मतलब है इसका? लान चिरेन अब मदर एम्प्रेस की तरफ देखने लगे। तभी मैडम यू ने कहा, अगर कुफाई नहीं तो कॉन्सर्ट का ओहदा कैसा रहेगा? तुम्हारी बेटी को अलग से महल मिलेगा, एम्परर का फेवर भी मिलेगा। क्या इससे तुम खुश होगे? लान चिरेन ने वापस से अपना सर झुका लिया। अब तो उसके हाथ भी कांप रहे थे। जिस बात का डर था वही हो रहा था। इसीलिए तो वो राजमहल नहीं आना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी पर किसी की भी नज़र पड़े और एम्परर की नज़र में वो आए, ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर खुद मदर एम्प्रेस जब कह रही है कि वो उनके परिवार को अपने बराबर का स्थान देना चाहती है, वो क्या करे? इस कश्मकश से कैसे निकले? पर जो था उन्हें तो बताना ही था। लान परिवार जो अब तक अपने घुटनों के बल मदर एम्प्रेस के सामने बैठा हुआ था, भोजन का आनंद ले रहा था, वो सभी अब सच में अपनी नाक फर्श पर रगड़ने लगे। तीनों के तीनों। मदर एम्प्रेस तो इस बात से कुछ भी समझ नहीं पाई। लान चिरेन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, रहम कीजिए मदर एम्प्रेस, आपकी बात हम नहीं मान सकते। अब तो एम्परर को भी गुस्सा आने लगा। उसने कहा, ऐसा क्या है तुम्हारी बेटी में
जो तुम मेरी माँ का बार बार अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हें उसकी खूबसूरती और कला का इतना घमंड हो गया है कि तुम ये भूल गए हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। मेरे एक आदेश पर तुम्हारी बेटी मेरे बिस्तर में होगी और तुम जिंदगी भर के लिए उसका चेहरा तक नहीं देख पाओगे। ये जानते हुए भी तुम यहाँ हमसे बहस करने की कोशिश कर रहे हो। लांचरन ने वापस से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, माफ़ कीजिए महाराज, चाहे तो आप मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे दोनों बच्चों को यहाँ से जाने दीजिए। वो वो आपके बिस्तर के लिए, इस महल के लिए नहीं बने हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, पर मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। इस बात पर गुस्सा होते हुए मदर एम्प्रेस खाना खाते खाते से उठ गई और उन्हें खाना बीच में छोड़कर उठते हुए देखकर एम्परर को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपने गार्ड्स को तुरंत आदेश दे दिया कि पूरे के पूरे लान परिवार को तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। लान छिरेन अब घबराते हुए एम्परर के सामने घुटने टेकते हुए बोले, एम्परर एम्परर मुझे माफ़ कर दीजिए, कृपया करके इस आदेश को पीछे ले लीजिए। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे दोनों बच्चों को बख्श दीजिए। पर लान परिवार ने गुनाह ही ऐसा किया था कि ना तो मदर एम्प्रेस टस से मस हो रही थी, ना ही एम्परर। अब लान परिवार को घसीटकर वहाँ से दूर ले जाया जाने लगा। हाँ, उन्होंने उनकी बेटी को हाथ नहीं लगाया जो अब भी नकाब में थी। इधर लान शिरेन ने जो वहाँ से घसीट कर ले जा रहे थे उन्हें रोकते हुए कहा, एम्परर एम्परर मेरी बात सुनिए, जिसे आप मेरी बेटी समझ रहे हैं। ये कहते हुए उसने अपनी बेटी के चेहरे से वो नकाब हटाते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, मेरा छोटा बेटा, मेरा वांगची। ये बात सुनकर एम्परर, मदर एम्प्रेस और वो गार्ड्स सभी अपनी जगह पर ही थम गए। लांचरेन ने वापस से वो करते हुए कहा, एम्परर मुझे माफ़ कर दीजिए। सभी लोग मेरी नकाबपोश बेटी को देखने के लिए आते थे। इसी के दम पर हमारी नाटक मंडली इतनी चलती थी, इसलिए हमने ये राज राज ही रखा, कभी बाहर नहीं आने दिया कि जिस लड़की को वो देखने आते हैं वो असल में एक लड़का है। इस बात पर मदर एम्प्रेस ने दांत पीसते हुए कहा, हमने तुम्हें मौका दिया था, तुम तभी अपनी सच्चाई बता सकते थे, तुमने इतनी देर क्यों की। लांचरन ने कहा, मैंने कोशिश की थी वांगजी की जगह किसी और लड़की को अभिनय सिखाने की, पर वो सभी आप सबसे बहुत डरते थे। वो मंच पर आकर अभिनय नहीं कर पाए, इसलिए मुझे आखिरकार वांगजी को ही सबके सामने लाना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए मदर एम्प्रेस। आप भी तो माँ है, आप जानती है माता पिता अपने बच्चों के लिए हर कुछ कर गुजरते हैं। जब हमारी भूखे मरने की नौबत आई तब मैंने अपने दोनों बच्चों को तालीम देना शुरू किया और वो दोनों ही इतने अव्वल निकले कि हमारी मंडली की चारों दिशाओं में वाहवाही होने लगी। इस कामयाबी के चकाचौंध में मैं अंधा हो गया था, इसलिए मैंने अपने बेटे को यह नाटक जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आपको ये गलतफहमी नहीं होती। मुझे माफ़ कर दीजिए। मदर एम्प्रेस ने एक बार अपने बेटे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि उसका दिल कितनी बुरी तरह से टूट गया है। आज पहली बार जीवन में उसे कोई लड़की पसंद आई थी, पर वो लड़की एक लड़का निकली जिसके लिए ना मदर एम्प्रेस तैयार थी, ना ही एम्परर। एम्परर तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे। वो तो बस उस लड़की की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा धोखा उन्हें मिला हो, उनका दिल टूट गया हो। मदर एम्प्रेस ने अब अपने गार्ड्स को उन तीनों लान परिवार को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। आगे के कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए, पर रक्षकों को पहले ही ये ऑर्डर्स मिल चुके थे। इस लान परिवार को फांसी पर चढ़ाना है, इसलिए उनके लिए फंदे तैयार किए गए और जैसे ही लान परिवार उस फांसी के फंदे तक पहुंचा, उन्हें बस फांसी मिलने ही वाली थी, तभी उन्हें रोकते हुए एक सेवक वहां पर भाग कर आया। उसके हाथ में एक स्क्रोल था, वही एम्परर का फरमान। उसने आते ही उस फरमान को खोलते हुए कहा, रुक जाओ, बंदियों के लिए महाराज की तरफ से एक फरमान है। जो आदमी इन तीनों को फांसी देने वाला था वो तुरंत रुक गया। अब उस सेवक ने उस फरमान को सुनाते हुए कहा, एम्परर वी वूशियान की तरफ से ये फरमान लान परिवार के छोटे बेटे के लिए है। अगर वो महाराज के साथ एक रात बिताता है तो लान परिवार को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर वो नहीं मानता है तो यही इसी वक्त पूरे लान परिवार को
फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इतना फरमान सुनाकर उस सेवक ने उस लान परिवार के छोटे बेटे लांझा के हाथ खोल दिए और अब सभी लोग लांझा के जवाब का इंतज़ार करने लगे। लांचरेन और लांसीचन के चेहरे पर अभी भी वो काला कपड़ा बंधा हुआ था, पर लांझा ने अपने चेहरे के ऊपर से वो मौत के साए सा काला कपड़ा हटाया। उसके चेहरे पर न तो दर्द था, न बेरुखी, न परेशानी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। इसके बाद वो हल्का सा मुस्कुराया और एक कदम पीछे हटा, जैसे वो महाराज के फरमान के हिसाब से चलने वाला हो। एक रात की तो बात थी, पर इसके बदले उसके परिवार को जीवनदान मिल रहा था। और क्या लांझा अपने परिवार के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता? हाँ, दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? लांझा बस आगे चलते हुए सोच रहा था। कुर्बानी, हाँ, कुर्बानी तो वो देता आया है बचपन से, हर एक चीज़ की। वो लड़का था, फिर भी उसे हरदम लड़कियों की तरह चलना और बोलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि उनके नाटक मंडली में एक मुख्य किरदार, स्त्री का किरदार लांझा निभाए। ऐसा नहीं था कि मैडम लान, उसकी माँ, खूबसूरत नहीं थी, पर उन्हें एक छोटा बच्चा चाहिए था, 13-14 साल का लांझा, जिसे अचानक से लड़की बनना पड़ा। जहाँ हरदम उसकी माँ उसके पिता से लड़ जाया करती थी कि लांझा को ये सब करने पर मजबूर मत किया करे। पर एक आम और गरीब आदमी के पास कितने सारे रास्ते होते हैं, कितनी सारी चॉइसेस होती है। मिस्टर लान के पास भी वैसे ही ज़्यादा कुछ रास्ते नहीं थे। या तो वो खेतीबाड़ी करके अपने सपनों को मार कर जीते, या फिर अपने दोनों बच्चों को अपने सपनों के लिए तैयार करते। हाँ, उन्हें पता था अगर वो एक नाटक कंपनी चलाएंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन होंगी। उनके दोनों बच्चे बेहद ही खूबसूरत हैं, उनके निगरानी में पले बढ़े हैं। उन्होंने उन्हें एक कितनी बढ़िया तरीके से स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाई हुई है। अगर वो नाटक कंपनी खोलते भी हैं और अपने दोनों बच्चों को उसमें काम करने के लिए कहते हैं, तो वो बेहद ही सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि वो दोनों अभिनय भी बहुत अच्छा करते हैं। बस एक दिक्कत थी, वो हमेशा से चाहते थे उनके घर छोटी बेटी हो, ताकि वो उस पात्र को, उस किरदार को बखूबी निभा सके। पर ऐसा नहीं हुआ। उनके घर छोटा बेटा हुआ, जिस वजह से लांचरेन को कभी भी अपने छोटे बेटे से उतना लगाव नहीं हुआ, दिल से लगाव नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। वो हर वक्त अपनी पत्नी को कोसते रहते कि उसने दूसरी बार बेटी को जन्म क्यों नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी, पर उनके घर बेटी पैदा नहीं हुई। मैडम लान बीमार रहने लगी और धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी ख़राब होती गई कि उनकी दवा पानी में ही सारा घर डूब गया। अब लांचरेन के पास बस दो ही रास्ते थे, अपने बच्चों को लेकर नाटक मंडली करे, या फिर उसी तरह से खेतीबाड़ी करते हुए आगे अपनी जीवनी बिताए। मैडम लान के गुजरने के बाद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचा। उन्होंने अपना गांव बदल लिया और अपने दोनों के बच्चों के साथ नाटक मंडली बना ली, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रही। जैसा कि लांचरेन ने सोचा था, उनकी नाटक मंडली के गांव-गांव में चर्चे होने लगे। पर कहानी के कभी भी सिर्फ अच्छे पहलू नहीं होते। लांचरेन ने ये कब सोचा था कि उनका जो बेटा आज उनका नाज बना हुआ है, उनके लिए लड़की का किरदार निभा रहा है, एक दिन उसकी खूबसूरती ही उनके रास्ते की रुकावट बन जाएगी। उसे देखने के लिए लोग दबंगई पर उतर आएंगे। गांव-गांव के अच्छे भले लोग उसके साथ रात बिताने की मांग करने लगेंगे। यहाँ तक कि एम्परर भी आज तक सब लोगों को लांचरेन चुप कराते आए थे, कभी सख्ती से, कभी नरमी से, कभी हाथ पांव छोड़ के, तो कभी गुंडागर्दी करके, पर किसी तरह से उन्होंने आज तक लांचा को बचा के रखा था। पर जब मदर एम्प्रेस ने उनके बेटे को कॉन्क्यूबाइन बनाने की ऑफ़र दी, ये लांचरेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। उन्हें वो सारी बातें याद आ रही थी
किस तरह से वो लांछा को हर वक्त पर्दे में रहने के लिए मजबूर करते थे। कहीं न कहीं ये उस आत्मा की तड़प ही होगी जो उन्हें आज फांसी के फंदे तक लेकर आई है। पर जब उन्होंने ये सुना कि महाराज ने लांछा को बस एक रात बिताने के लिए अपने पास बुलाया है, तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस एम्परर के बारे में उन्होंने इतना सुना था, जिसकी जीवनी पर वो नाटक बनाना चाहते थे, जिसकी महानता के किस्से वो गांव-गांव जाकर सुनाते थे, उसी एम्परर ने आज क्या कर दिया। उनके छोटे से बेटे को आज वो बर्बाद करने पर तुले है। लांचरेन वैसे ही अपना मुंह ढके हुए फूट फूट कर रोने लगे। लांझा से बार बार माफ़ी मांगने लगे। लान सिचिन भी रोने लगे। लांझा से कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम लोग जान दे देंगे, पर तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे आगे चलकर तुम्हें पछतावा हो। पर उनकी ये बातें सुनने के लिए लांझा वहाँ था क्या? नहीं, वो तो बस चलता जा रहा था अपने उस किस्मत की ओर जिसने आज उसे एक ऐसी घड़ी पर लाकर, एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से वो चाहे भी तो बच नहीं सकता। एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ ज़िल्लत, वो ज़िल्लत जो लांछा कभी भी नहीं चाहेगा। पर क्या ये ज़िल्लत पहली बार थी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी ज़िल्लत तो वो हमेशा से उठाता हुआ आया है। जब वो ठीक से स्वॉर्ड फाइटिंग नहीं कर पाता था, उसके पापा उसे डांटते थे, उसे रात रात भर अपने घुटनों के बल स्वॉर्ड पकड़कर बैठने के लिए कहते थे। छोटा सा लांछा न चाहकर भी अपने पापा की बात मानता था। किस लिए? सिर्फ उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए उसने वो सब कुछ किया जिससे उसके पापा खुश हो, और आखिरकार उसके पापा खुश हुए भी। पर कब? जब उसकी माँ चल बसी, उसके बाद तो लांछा की जैसे किस्मत ही पलट गई। वो पर्दे में रहने लगा। अपनी आज़ादी की कीमत देकर उसने क्या पाया? बस वाहवाही, सोने चांदी तांबे के सिक्के, या फिर वो नज़रें जो हर वक्त उसके बदन पर घूमती थी, वो हाथ जो उसे छूने की कोशिश करते थे, वो सारी आवाज़ें जो उसे लड़की कहकर पुकारती थी, हंसती थी। लांझा को अपने लड़का होने पर बार बार गुस्सा आता था। क्यों वो लड़का है? काश वो लड़की होता तो उसे ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। उसके पापा खुश होते। वो सब लोग जो उसे लड़की समझते हैं, शायद वो खुश होते। वो अपना नकाब हटाकर खुलेआम घूम सकता था। हाँ, उन लोगों की नज़रें खराब ज़रूर होती, पर लांझा उन्हें अच्छे से सबक सिखा पाता, क्योंकि तब उसे नकाब के पीछे छुपकर अपनी असलियत छुपानी नहीं पड़ती। वो उन्हें मुक्की दे देता, क्योंकि लांझा बहुत ही बेहतरीन स्वॉर्ड फाइटर था। उस वक्त किसी की उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होती। उसे ऐसे छुपकर दबकर रहने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि उसका राज न खुल जाए। उसके बाबा, उसके भाई उनसे भी बेहतर लांझा स्वॉर्ड फाइट कर सकता था, पर वो कर नहीं पाता था क्योंकि उसे अपनी असलियत किसी को दिखानी नहीं थी। पर असलियत छुपाकर भी क्या मिला? लांझा आज वापस आकर उसी मोड़ पर खड़ा है जब लोग उसके रंग रूप के वजह से उसे तोल रहे हैं, उसे कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो कि शायद लांझा के लिए उतना मायने भी नहीं रखता। उसका शरीर। पर अगर ये मांगने का तरीका सही होता तो शायद लांझा मान भी जाता। पर उसके परिवार के जान के बदले उसे ये मांगा जा रहा है। क्या ये सही है? लांझा को तो नहीं लगता कि ये सही है, खासकर जिस एम्परर को लांझा ने इतना ऊंचा रखा था, उस एम्परर की इतनी छोटी हरकत, इतनी ऊंची हरकत लांझा को तार तार करके रख रही थी। जिस एम्परर को उसने भगवान माना था, उस एम्परर ने उसके शरीर के लिए ये सब कुछ किया। क्या मिलेगा उन्हें ये शरीर पाकर? लांझा मन ही मन सोचते हुए बस आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो सेवक आगे बढ़ रहा था, लांझा उसका रास्ता पकड़कर उसके पीछे पीछे चल रहा था। क्या मिलेगा एम्परर को ये शरीर छूकर, ये शरीर पाकर? पर हाँ, इसे खोकर लांझा को तो बहुत कुछ मिलेगा। आज़ादी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। आज लांझा ने सिर्फ अपना नकाब नहीं उतारा, आज उसने वो सब कुछ उतार दिया है। वो डर,
वो जिम्मेदारी, वो सब कुछ जिससे आज तक वो बंधा हुआ था, आज वो न सिर्फ अपने आप को एम्परर को सौंपेगा, आज वो इस दुनिया से, इस मोह माया से भी हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। ये सोचते हुए लांझा ने एम्परर के कक्ष में कदम रखा। वहाँ कदम रखते ही उसके साथ में जो सेवक था वो चुपचाप वहाँ से चला गया और लांझा के पीछे उसने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। लांझा अब चुपचाप आगे बढ़ने लगा। आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार था। इधर जैसे ही लांझा अंदर पहुंचा, उसने देखा अंदर महाराज शराब पी रहे हैं। हाँ, महाराज की बहुत सारी आदतों में से एक आदत ये भी है कि वो शराब बहुत पसंद करते हैं। अलग अलग तरह की, अलग अलग किस्म की शराबें बनाने के लिए उन्होंने अपने महल में ही व्यवस्था कर रखी है। पर इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्हें शराब चढ़ती नहीं है। इधर लांझा बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहा था। आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ये सोचकर। पर जब वो महाराज के सामने पहुंचा, उसने देखा महाराज अभी पूरी तरह से अपने होश में नहीं है। वो बस शराब पे शराब पिए जा रहे हैं। लांझा ने आगे बढ़ते हुए महाराज के सामने झुककर कहा, एम्परर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको गलतफहमी हुई, आपका दिल दुखा। इस पर विभूषण जिस कटोरी से शराब पी रहा था वो उसने लांझा के पास फेंका। वो कटोरी वहाँ जाकर टूट गई और लांझा भी हल्के से फ्लिंच कर उठा। अब महाराज ने अपने पास से जार उठाया और वो लांझा के सामने गए और उसके चिन के नीचे हाथ रखते हुए बोले, तुम तुम इतने खूबसूरत हो, फिर क्या फ़ायदा, तुम एक लड़के हो। काश काश कि तुम लड़की होते। ये कहते हुए महाराज ने वो जार भी लांझा के बगल में ज़ोर से पटक दिया, जिससे वो भी टूट गया। लांझा फिर से एक बार फ्लिंच कर उठा। अब तो उसे सच में बुरा लगने लगा कि काश वो सच में लड़की होता तो आज महाराज की वो सारी इच्छाएं पूरी कर पाता, कॉन्क्यूबाइन बन पाता, उनकी सेवा कर पाता। पर सिर्फ वो लड़का है, इसीलिए उसे फांसी की सज़ा देने तक को महाराज तैयार हो गए। लांझा की पलकें झुकी हुई थी, आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि वो लड़का है, पर क्यों है। इधर महाराज ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और ज़बरदस्ती उसे खींचकर कहीं ले जाने लगे। लांझा भी चुपचाप अपनी किस्मत को कबूल करते हुए महाराज के पीछे चलने लगा। आखिरकार तीनों लोगों के स्वामी एम्परर, जिनके पूरे चरित्र पर आज तक एक भी दाग नहीं लगा, ऐसे महाराज की एक छोटी सी इच्छा भी लांझा पूरी नहीं कर सकता। ऐसी भूमि और ऐसे महाराज के लिए लांझा तो अपनी जान भी दे सकता है। लांझा ने अब अपने आंसू पोंछे और वो चुपचाप महाराज के पीछे चलने लगा। आज शायद उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि इसके बाद शायद वो जी भी नहीं पाएगा, और अगर जिएगा भी तो अपना गंदा साया वो इस महल पर कभी नहीं पड़ने देगा। ये सोचकर वो बस महाराज के साथ साथ चलने लगा। उसे लगा कि महाराज उसे बिस्तर पर ले जाएंगे, अपनी भूख मिटाएंगे, पर महाराज तो उसे दूसरी तरफ ले गए, जहाँ पर एक छोटी सी बैठक बनी हुई थी। कुछ गद्दे रखे हुए थे, कुछ गेम रखे हुए थे। एक गो गेम तो लांझा को अच्छे से समझ आया, पर बाकी के सारे गेम्स उसे समझ नहीं आए। महाराज उसे वहाँ ले जाकर बस लड़खड़ा कर गिर गए। लांझा उन्हें संभालना तो चाहता था, पर महाराज गिरे तो गिरे, ऊपर से वो पलटकर लांझा के ऊपर आ गए। लांझा ने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया। इधर महाराज बेहोश हो गए और लांझा ने जैसे तैसे उन्हें संभल कर अपने ऊपर से हटाया। महाराज बेहोश थे और उसी हालत में बार बार लांझा से यही कह रहे थे कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारे बाबा ने मुझे धोखा दिया है। लांझा से अब ये और सहा नहीं गया। उसने एक बार उस बिस्तर की तरफ देखा जो शायद से महाराज के दिल के जो करीब कॉन्क्यूबाइन होगी उसके लिए होगा। वैसे लांझा को कॉन्क्यूबाइन बनने में भी कोई हर्ज नहीं था,
अगर वो एक लड़की होता, पर एक लड़के को महाराज क्यों ही कॉन्क्यूबाइन बनाएंगे। उसकी किस्मत में तो बस एक रात है, यहाँ तक कि बिस्तर भी नहीं। काश कुछ ऐसा होता कि महाराज उसे स्वर्ण ब्रदर बनाते। काश उसका स्टेटस कुछ ऐसा होता कि महाराज उसे अपने महल में किसी छोटे मोटे ओहदे पर रखते। काश वो लड़का बनकर सबके सामने पहले ही महाराज के सामने गया होता, तो वो महाराज को देख सकता था, उनसे मिल सकता था, उनसे बातें कर सकता था, अगर उसकी किस्मत होती तो। पर नहीं, उसने तो महाराज को धोखा दिया है। इतना बड़ा पाप उसे हुआ है, तो महाराज इस पाप के बदले उसे एक छोटी सी ख्वाहिश रखते हैं, तो लांझा उसे ज़रूर पूरी करेगा। महाराज होश में नहीं है तो क्या हुआ, उनका आदेश सर आँखों पर। ये सोचते हुए लांझा ने अपने कपड़े खोलना शुरू किया, साथ ही एम्परर के भी। पर उसके हाथ तुरंत ही रुक गए। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, वो खुद को एम्परर को सौंप सकता है, पर एम्परर, वो तो अभी होश में नहीं है। लांझा के हाथ रुक गए। वो वहीं एम्परर के बगल में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद सच में एम्परर को होश आ गया, क्योंकि उन्हें शराब उतनी भी नहीं चढ़ती। इतनी सारी शराब पीने के बाद भी एम्परर अभी लांझा की तरफ देख रहे थे, जिसके कपड़े कुछ आधे से ज़्यादा खुले हुए थे। दोनों शोल्डर खुले हुए थे, कमर के वो सारे बंध निकल चुके थे। उन्होंने एक नज़र लांझा की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे बस लांझा की तरफ बढ़े, उसके होठों पर अपने होठ रखे। लांझा भी शायद इस सभी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो चाहे जितना एम्परर को मानता हो, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। पर एम्परर, वो तो नशे में थे, वो कुछ भी सोच नहीं रहे थे, बार बार लांझा का नाम पुकार रहे थे और बार बार बस उससे प्यार करते जा रहे थे। ऐसा प्यार जिसके लिए लांझा खुद को वर्दी नहीं समझ रहा था। एक ऐसा प्यार जो वीइंग को नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने लांझा को यहाँ इस सब के लिए बुलाया ही नहीं था। वो तो उसके सर में चढ़ रही नशा बोल रही थी कि उसके सामने कोई स्वर्गीय सुंदरी है, जिसे वो बचपन से चाहता आया है, और आज वो उसके सामने है। एक पल के लिए उसे लगा कहीं उसकी वेडिंग तो नहीं हुई, पर उसने अपने रोब्स को देखा जो साधारण ही थे। फिर ये सुंदरी उसके सामने कैसे आई? कहीं उसकी कोफाई तो नहीं? उसने बस आगे बढ़कर उस सुंदरी के गाल को छुआ, तो वो सुंदरी अपने आप ही उसकी तरफ लीन हो गई। फिर वीइंग ने आव देखा न ताव बस उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसे वो अब पूरी तरह से अपनाना चाहता था। उस रात उस महल में कोई प्यार नहीं हुआ, बस एक गेम हुआ, प्लेजर का गेम। जो तो लोग उस गेम को खेल रहे थे, शायद वो सोलमेट बन पाते, पर किस्मत ने कुछ ऐसा दांव खेला कि वो सोलमेट बनने की जगह एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि शायद कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। दोनों टूट रहे थे, दोनों बिखर रहे थे, पर समेटने के लिए कोई भी नहीं था। दोनों अपने अपने गम में थे, अपने अपने दर्द में थे, अपनी अपनी परेशानी में थे। एक वो था जो अपना सब कुछ अपने भगवान, अपने एम्परर को दे रहा था, और एक वो था जो उसे तोहफे में मिले हुए यौवन का आनंद ले रहा था। दोनों इस बात से अनजान थे कि दिल मिलने भी ज़रूरी होते हैं, बात करना भी ज़रूरी होता है, पर उनके बीच में बातें क्या हो रही थी? कुछ नहीं, बस आवाज़ें थी जो उन दोनों को और भी पागल कर रही थी, और भी मजबूर कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। उनका वो खेल रात भर चलता रहा। रात भर लांझा की आंखों से आंसू गिरते रहे, डिफ्लोरेशन के और फिर मजबूरी के, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिल से एम्परर को मानता था। चाहे वो उसके ना बन सके, पर एम्परर थे, बहुत बड़े थे लांझा से। लांझा किसी तरह से उनके काम आया, ये उसकी खुशकिस्मती थी। क्या उसे ये मानना चाहिए, या फिर इस बात का दुख मनाना चाहिए कि ज़िंदगी में आकर
वो कुछ नहीं कर पाया। बस उसका शरीर किसी के काम आया, उसकी रूह, उसका वजूद किसी के काम का नहीं, उसके सपने वो कोई मायने नहीं रखते। इधर एम्परर पूरी तरह से अपने होश खो चुके थे और लांछा वापस से अपने कपड़े पहन रहा था। यहाँ से अब वो दूर जाना चाहता था, इतनी दूर जहाँ पर उसे कोई भी ना खोज सके। वैसे भी उसकी ये रात आखिरी रात थी। अगर वो इस बात को नहीं मानता तब भी उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता, पर उसके बाबा और उसके भाई की जान बचाने के लिए लांछा ने खुद की कुर्बानी दे दी और आखिरकार वो आज़ाद हो गया। हर किसी से, अपने बाबा से, एम्परर से और शायद इस दुनिया से भी। लांछा बस कपड़े पहनते हुए वहाँ से दूर जाने लगा और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ। उसके कपड़े भी अब खून से रंगे हुए थे, जो बड़ी मुश्किल से उसके उस चोटिल बदन को ढकने का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ महाराज वी वोशियान सुबह जैसे ही आंखें खोलकर अपने आसपास देखने लगे, उन्हें सब कुछ अनजाना सा लगने लगा कि ये कौन सी जगह है। उन्होंने अपने आसपास देखते हुए कहा तो पाया ये तो उनके खेलने की जगह है, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे गेम्स चुन कर रखे हुए हैं। हाँ, ये सब मैडम यू ने रखा हुआ था कि जब उनके विंग की कोई रानी आ जाएगी या फिर कोई उनकी जीवन संगिनी होगी, उसके साथ बातें करने के लिए विंग को इससे आसानी रहेगी, क्योंकि कोई सीधा जाकर अपने जीवन साथी पर झपट्टा तो नहीं मारता और विंग जितना शर्मिला है उसके बाद तो उसके लिए बात करना भी मुश्किल होगा। तो यही सोचकर उन्होंने विंग के कमरे में ऐसे खेलने के लिए जगह बनाई थी। पर विंग अब अपने आसपास देखने लगा। उसके कपड़े पूरी तरह से खुले हुए थे। ये क्या हुआ, वो सोचने लगा। यहाँ तक कि उसे अपने बदन पर झंझनाहट सी महसूस होने लगी, जैसे किसी ने वहाँ पर खरोच दिया हो। उसे आसपास खून की बूंदें दिखाई देने लगी और विंग सोचने लगा, ये सब क्या है, ये क्या हुआ, कौन था यहाँ। और धीरे धीरे उसे वो सारी बातें याद आने लगी, वो सारे आवाज़ें, वो वो लड़की नहीं, वो लड़का वो क्या कर रहा था। अचानक से विंग गुस्से से भर गया। उस लड़के ने विंग को समझ क्या रखा था। वैसे वो एम्परर है, उसका ओहदा, ये सब जाने दो, वो इंसान है। क्या क्या उसकी मर्जी की कोई कीमत नहीं। वो लड़का ऐसे ही आएगा, अपने कपड़े खोल देगा। उसने विंग को समझ क्या रखा है। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, पर उससे भी ज़्यादा उसे फिक्र होने लगी उस लड़के की, क्योंकि जिस तरह से उसे याद आ रहा था वो तो बिल्कुल बीस्ट बन चुका था। ऐसा भी क्या हुआ था कि वो उस लड़के पर इतना आतंक मचा रहा था। शायद से ये अनकॉन्शियसली उसका गुस्सा ही था कि उस लड़के ने उसे गलत समझ लिया। शायद उसके पास ऑफ़र करने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा और वो ये ऑफ़र कर रहा है, ये सोचकर ही विंग गुस्सा हो गया होगा। पर विंग तो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। उसने पहली बार इतने काबिल लड़के को देखा था, जो इतना उम्दा अभिनय करता है, इतनी अच्छी तलवारबाजी करता है। ऐसी तलवारबाजी तो उसने अपने सेनापति तक की नहीं देखी। विंग तो सच में उस लड़के के साथ दोस्ती करना चाहता था, पर यह क्या हुआ, उस लड़के ने गलत समझ लिया शायद। पर अभी अभी वो क्या कर सकता है। अब तो उसके पास उस लड़के को ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेटेड भी था, साथ ही साथ जल्द से जल्द उस लड़के को ढूंढना भी चाहता था। इसलिए उसने बस अपना हुलिया सही किया, नहा लिया, राजसी कपड़े पहन लिए और राज दरबार में चला गया। जाते ही उसने लान परिवार को अपने सामने हाजिर होने की आज्ञा दे दी। पर उसके सरप्राइज़ के लिए यहाँ पर लान परिवार में से बस 2 ही सदस्य थे, जो बार बार उसे माफ़ी मांग रहे थे।
विंग उनके पास जाकर उन्हें समझाना चाहता था कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, पर वो एम्परर हैं। वो पूरे दरबारियों के सामने एक आम से नौटंकी वाली कंपनी के लिए ऐसे उनके सामने जाकर उन्हें उठा नहीं सकता। विंग ने बस उनसे ये कहा कि जब तक आपका छोटा बेटा नहीं मिलता आपको यहीं पर रहना होगा, महल में। इस पर लान चेरेन इतने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए एम्परर से दया की भीख मांगने लगे। विंग तो इस बात पर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और उतना ही ज़्यादा गुस्सा। इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं एम्परर हूँ तो मैं इन्हें खा जाऊँगा। विंग समझ नहीं पा रहा था। शायद इन सब की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि इन्हें बस ऐसा लगता है एम्परर को प्लीज़ करना चाहिए, उन्हें किसी भी बात के लिए दर्द नहीं पहुंचाना चाहिए। विंग उनकी सोच पर कुछ कर नहीं सकता था और ऊपर से वो इतना ज़्यादा हल्ला मचा रहे थे कि विंग जो पहले से ही सर दर्द से परेशान हो रहा था, अब तो उसका सर फटने लगा और उसने लांस को वहाँ से ले जाने के लिए कहा, जहाँ पर सिपाही खींचते हुए ही उन दोनों को ले गए और फिर काल कोठरी में बंद कर दिया। इधर एम्परर वापस से अपने चैम्बर में आ गए। थोड़ी देर आराम करना चाहा, तभी एम्प्रेस वहाँ पर आ गई। वैसे तो वो विंग पर बहुत तेज़ चिल्लाना चाहती थी, पर जैसे ही उन्होंने विंग की हालत देखी वो उसकी फ़िक्र करने लगी, उसकी सेहत का ध्यान रखने लगी। इधर वो दिन ऐसे ही बीत गया। विंग अगली सुबह जब उठा तब जाकर उसे पूरे हालात समझ आए। लान परिवार काल कोठरी में था, लांझा गायब हो चुका था और विंग खुद पर ये ब्लेम लगा रहा था कि वो जो इतना तीसमारखा बनता है कि वो शराब को हैंडल कर सकता है, और यही बात चारों दिशाओं में फैली हुई है। फिर उस रात शराब उस पर हावी कैसे हो गई कि वो लांझा को पहचान तक नहीं पाया। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि एक एम्परर होकर चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही वो अपने होश खो कैसे सकता है। अगर ऐसे में उसके राज्य पर किसी ने हमला कर दिया तो क्या तब वो अपने राज्य को बचाने के काबिल होगा। बस यही ख्याल आने की देर थी और विंग ने अपनी शराब पीने की आदत छोड़ दी, जिसके साथ साथ वो लांझा को भी ढूंढने लगा। दूर दराज के गाँव में जहाँ लांझा का जन्म हुआ था, जहाँ मैडम लान की मौत हुई थी, जहाँ से उन्होंने अपनी नाटक कंपनी शुरू कर दी थी, हर उस जगह विंग ने लांझा को ढूंढा, पर लांझा उसे कहीं नहीं मिला। एक तरफ तो उसकी लांझा के लिए खोज चल रही थी और दूसरी तरफ जो लड़की उसकी एम्प्रेस बनने वाली थी उसने उसे संदेशा भिजवा दिया कि अब वो उसके लायक नहीं है, उसके लिए उससे भी बेहतर कोई और लड़का मिल जाएगा। वो लड़की भी उसके सामने रोते हुए किड़किड़ाने लगी कि वो उनकी कॉन्क्यूबाइन बनकर भी रहने के लिए तैयार है। विंग समझ नहीं पा रहा था कि इन सब लोगों को क्या हुआ है। क्या ये सब लोग अपने रुतबे का, अपनी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल नहीं करते कि वो एम्परर के सामने बस गिरने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार ही रहते हैं। इधर लान से चैन भी था जो उसके पैरों में गिरकर कह रहा था कि वो उसके लिए कोई भी काम करेगा, चाहे वो उसकी जान ही क्यों ना ले, चाहे वो उसे गुप्तहेर बनाकर दूसरे राज्य में क्यों ना भेजे। लान से चैन हर एक काम करने के लिए तैयार था, बस सीनियर लान और लांझा को छोड़ दिया जाए। विंग समझ नहीं पाता था कि लोग ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, एम्परर से इतना क्यों डरते हैं। विंग भी तो पहले एक आम ही इंसान था, वो उनमें से ही उठकर एम्परर बना है, फिर वो लोग उससे इतना क्यों डरते हैं। पर वजह चाहे जो हो, वो लांझा के परिवार को कोई हानि कैसे पहुंचा सकता था। इसलिए उसने सीनियर लान को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि वो सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ जाकर लांझा को ढूंढ कर लाए, और लान सिचेन को उसने वहीं पर स्वॉर्ड फाइटिंग मास्टर का अहदा दे दिया, जो मंत्री और उनके बच्चों को, मतलब जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें कोई मास्टर नहीं होता, जिन्हें लकड़ी के स्वॉर्ड से स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाई जाती है बिल्कुल शुरुआती दिनों में, ऐसे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी लान सिचेन को दे दी। साथ ही साथ जिस लड़की के साथ एम्परर की शादी होनी तय थी, उसकी शादी भी एम्परर ने अपने अडॉप्टेड ब्रदर के साथ तय कर दी। अब बस एक ही काम बचा था, लांझा को ढूंढना और उसे वापस लेकर आना।
पर लांचा था कहाँ। एम्परर ने इतना ढूंढा, लान शिरेन गांव-गांव, घर-घर उनके हर एक रिश्तेदार के पास घूम-घूम कर आए, पर लांछा का कहीं अता पता नहीं था। अब तो एम्परर भी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे कि जिस लड़के ने पहले तो उनका दिल चुरा लिया, फिर उनका सब कुछ ले लिया और फिर भाग गया, ऐसे लड़के को कहाँ ढूंढे। दूसरी तरफ ये सब कुछ करने में 6 महीने से भी ऊपर का वक्त लग गया था। महाराज अभी भी लांचा को ढूंढ ही रहे थे। इन सब चक्करों में ना तो उन्हें अपनी सेहत का ख्याल था, ना ही इस बात का कि मदर एम्प्रेस बार बार उन्हें अपने महल बुला रही है। पर विंग है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार मदर एम्प्रेस ने जब विंग को ये कह दिया कि अगर विंग उनसे नहीं मिलने आएगा तब वो अपने हस्बैंड जो किसी और जगह पर गवर्नर थे वहाँ पर चले जाएंगी, तब जाकर विंग की आंखें खुली और वो दौड़ा दौड़ा अपने मदर के महल में चला गया। इधर मैडम यू विंग के लिए चाय बना रही थी और विंग बस किसी तरह से अपने हाथ पाँव को रोकता हुआ, अपनी मुस्कुराहट को रोकता हुआ अपनी माँ की बातों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर मैडम यू उसे लगातार डांट रही थी। क्या लगता है तुम्हें, मैंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी है, तुम कुछ ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने लान परिवार को फांसी पर देने की सज़ा क्यों दी। मानती हूँ उस वक्त मुझे भी अपना अपमान लगा था, पर सारी चीज़ों को समझने के बाद मुझे लगा था तुम एक और स्क्रोल भेजकर अपनी सज़ा वापस ले लोगे, उन तीनों को अभयदान दे दोगे। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने एक बेचारे लड़के को रात भर अपने पास रोक लिया। विंग बस सर झुका कर कह रहा था, माफ़ कर दीजिए माँ। मदर एम्प्रेस उसे गुस्से में ताने मार रही थी। एम्प्रर हो गए तो तुम क्या किसी की भी ज़िंदगी के साथ खेलोगे। विंग फिर से सर झुका कर कह रहा था, माफ़ कीजिए माँ, ये बस एक गलत फहमी थी। मैंने तो स्क्रोल भेजा था पर मेरे सिपाहियों ने उसे समझने में गलती कर दी। इधर मैडम यू विंग को डांट रही थी, अगर ऐसा है तो उन सिपाहियों को तुरंत उनके काम से मुक्त कर दो, क्योंकि तुम्हें ऐसे सिपाहियों की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारी बात बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। ऐसे में तो वो कुछ भी काम कर सकते हैं, जो तुमने नहीं कहा है वो भी कर सकते हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। जी माँ, विंग बस सर झुका कर कह रहा था और किसी तरह से अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, कुछ सेविकाएं थीं, कुछ सेवक थे, वो भी सर झुकाकर खड़े हुए थे। बस एक था जो बस सामने देख रहा था, सर झुकाकर। इस माँ बेटे को देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जैसे जैसे इस माँ बेटे की बातें आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उस इंसान को समझ आ रहा था, आज तक उसने जितना कुछ सुना है वो सब कुछ सही निकल रहा है। आज तक तो उसे लगता था कि एम्प्रर सबसे ऊपर है, पर एम्प्रर से भी ऊपर उनकी माँ है। जिस तरह से वो अपनी माँ के सामने बिल्कुल एक बच्चे की तरह हर बात के लिए हाँ हाँ कर रहे हैं, शायद उसे चीज़ों को देखने में परखने में गलती हो गई। वैसे वो गलती करे भी क्यों ना, उम्र ही क्या है उसकी, कुछ 18 साल। और ऐसे में जब वो पूरी ज़िंदगी पर्दे में रहा है तब उसे क्या ही और उम्मीद की जा सकती है। खैर जो हुआ सो हुआ, शायद इसमें उसकी भी कहीं ना कहीं मर्ज़ी थी, गलती भी थी, पर वो उन चीज़ों को बदल तो नहीं सकता। पर आज जिस दोराहों पर वो खड़ा है वो वहाँ से भी तो नहीं हट सकता। इस माँ बेटे के बीच में बोलने की उसकी कोई वजह नहीं बनती, वो चुपचाप अपना काम करे तो ही सही है। वैसे भी ये महाराज है, ये उनकी माँ है, इन दोनों के बीच में लांछा कौन होता है बोलने वाला। इसलिए वह बस चुप रह गया। अपने ओहदे, अपने पद और अपनी उम्र के हिसाब से उसका चुप रहना ही बेहतर है। वैसे हर वक्त तो वो चुप नहीं रहता, हर वक्त तो वो मैडम यू को अलग अलग तरह के चुटकुले सुनाकर हंसाता रहता है। और इसी तरह से उसने रिकवर होने के बाद से मैडम यू का दिल जीत लिया है और इसी तरह से वो उनका क्लाउन बनकर उन्हीं के साथ रह रहा है। हाँ, लांछा अब एक क्लाउन बन चुका है, एक
विदूषक जो दरबार में हंसाने का काम करता है। उसी रात लांझा महल से बाहर कभी गया ही नहीं। उसे जाते वक्त कुछ और सिपाहियों ने देख लिया और सीधा मैडम यू को खबर सुना दी कि एक लड़का महाराज के महल से बाहर निकला है, खून से लथपथ है। मैडम यू को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। वो तुरंत दौड़ते हुए लांझा के पास आ गई और उसे अपने साथ ले गई। लांझा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसे ठीक होने में महीनों लग गए। 2 महीनों बाद जब लांझा पूरी तरह से स्वस्थ हुआ तब मैडम यू ने लांझा से पूरा हाल पूछ लिया कि उस रात क्या हुआ था। लांझा ने डरते डरते पूरा आरोप अपने ऊपर ले लिया। इधर मैडम यू समझ गई कि उनके बेटे से भूल हुई है, लेकिन ये ऐसी कैसी भूल। एक एम्परर को इतना तो बेसुध नहीं होना चाहिए कि उसे लड़का लड़की और वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें फ़र्क ही समझ ना आए। मैडम यू गुस्सा थी। अपने बेटे को कन्फ्रंट करने के लिए दूसरे ही दिन उसके पास चली गई थी, पर जिस तरह से विंग की हालत थी वो उसका ख्याल रखे बिना खुद को रोक ही नहीं पाई। दूसरी तरफ लांझा भी रिकवर हो रहा था और जैसे जैसे वो ठीक हो रहा था मैडम यू उसकी बुद्धि और होशियारी की कायल बनती जा रही थी। लांझा एक एक बात ऐसे रखता कि मैडम यू उसे मना ही नहीं कर पाती। जहाँ लांझा खुद को इस वातावरण में ढालने की कोशिश कर रहा था, अपना दर्द भूलकर मैडम यू को हंसाने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे उसके दिल का दर्द और गहरा होता जा रहा था। वो घाव और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। लांझा कुछ दिनों बाद तो इस हद तक पहुंच गया था, खाना खाने तक के लिए बाकी के सेवकों के साथ नहीं बैठता था। वो अकेले ही खाना खाता था। वो अपना पानी का बर्तन भी अलग रखने लगा था, जैसे वो कोई अछूत हो गया हो, अपवित्र हो गया हो। पहले तो मैडम को इन सब बातों की जानकारी नहीं थी, पर एक बार जब वो खुश होकर लांझा को एक बूंदी दे रही थी, लांझा ने अपने हाथ उनके सामने फैला दिए, जैसे मैडम यू ऊपर से उसके हाथों में वो अंगूठी फेंके। ये लांझा उम्मीद कर रहा था, पर मैडम यू ने जैसे ही उसके हाथों में वो अंगूठी रखने की कोशिश की, लांझा ने अपने हाथ पीछे हटा लिए। मैडम यू ने आगे बढ़कर लांझा को उठाने की कोशिश की तो लांझा और भी पीछे हट गया और फिर वहाँ से चलता बना। इधर मैडम यू बस उसे पुकारती रह गई। फिर उन्होंने पूरी बात का सही से जायज़ा लिया कि लांझा किस तरह से सब लोगों से दूर दूर रहता है, किसी को भी छूने नहीं देता, जैसे कि वो कोई मलिन वस्तु बन गया हो। उसके छूने से जैसे बाकी के लोग भी खराब हो जाएंगे। अब मैडम यू जो बस अपने बेटे को संदेशा भेजती थी कि वो आकर उनसे मिले, अब उन्होंने एक कड़ा कदम उठाया। विभूषण को ये संदेश भेज दिया कि अगर वो नहीं आएगा तो मैडम यू यहाँ से चली जाएंगी। ये रामबान इलाज था, जिसके बाद विभूषण को तो आना ही था और वो आया भी। और अब मैडम यू उसे लांझा के सामने डांट रही थी ताकि लांझा को ऐसा लगे कि विभूषण एम्परर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भगवान है, वो भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उसे भी एक साथी की ज़रूरत है जो कि लांझा बन सकता है, जब तक कि लांझा खुद को उसके काबिल समझे। इधर मैडम यू ने विंग को अच्छे से डांट लगाई। लांझा सब कुछ सुन रहा था। उसका दिमाग तो जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया था। जो एम्परर का चित्र उसने अपने मन में बनाया था और जो एम्परर वो सामने देख रहा था, वो दोनों कहीं भी मेल नहीं खा रहे थे। ये तो बिल्कुल उसी की तरह एक आम सा लड़का लग रहा था जो अपने माँ से डांट खा रहा है, जैसे कि वो बचपन में अपने पापा से डांट खाया करता था। उसके बाद तो लांझा इतना काबिल बन गया कि उसके पापा कभी भी उसे डांटते नहीं थे, पर ये लड़का तो इतना बड़ा हो गया, राजगद्दी पर बैठ गया, पर अभी भी अपनी माँ से डांट खा रहा है। लांझा इन दो लोगों को एक साथ एक ही व्यक्ति करके इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था। वो अपनी ही सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे समझ ही नहीं आया कि इधर एम्परर विंग अपनी माँ के सामने मिन्नतें कर रहे हैं कि माँ, क्या आज रात का डिनर मैं आपके साथ कर सकता हूँ।
और मैडम यू उसे वहाँ से भगा रही थी। विंग बार बार अपनी माँ से मिन्नतें कर रहा था। इधर लांचा जो शॉर्ट सर्किट हो चुका था, उसके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। इतना ज़्यादा कि वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर गया। लांचा कहते हुए विंग जोर से भागा और उसने गिरते हुए लांचा को पकड़ लिया, पर लांचा पूरी तरह से अपने होश खो चुका था। इधर मैडम यू देख रही थी विंग के दिल में लांचा के लिए कितना ज़्यादा प्यार है, कितनी ज़्यादा फिक्र है, पर ये दोनों के दोनों बेवकूफ़ है। ना तो ये बिल्कुल हम लोगों की तरह आपस में मिल सकते हैं, और अगर ज़बरदस्ती मिलाया भी तो ये एक दूसरे से वैसा प्यार नहीं कर पाएंगे जैसा एक पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। ये सोचकर मैडम यू ने किंग को, अपने बेटे को, अपने क्लाउन से दूर रहने के लिए कहा। साथ ही साथ उसे ये कहा कि किंग चाहे तो अगली रात उनके पास आकर डिनर कर सकता है। पर ये चीज़ भी विंग के लिए बहुत थी। कम से कम मैडम यू ने उसे सीढ़ियों से तो नहीं मारा, वरना तो लांचा के सामने उसकी क्या इज्जत रह जाती। ये सोचकर विंग चुपचाप वहाँ से चला गया। इधर मैडम यू ने अपने कुछ दासियों को लांचा का ख्याल रखने के लिए कहा। इधर लांचा को सीधा अगली सुबह होश आया, और जैसे ही होश आया उसे आदेश मिला कि उसे मदर एम्प्रेस के सामने जाकर उन्हें प्रणाम करना है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, जैसे कि बाकी की कॉन्क्यूबाइंस करती है। लांचा को ये बात बिल्कुल अटपटी सी लगी। वो कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं है, वो रिस्पेक्ट क्यों दे। और यही बात आकर उसने मदर एम्प्रेस से कह भी दी कि मैडम यू, मैं आपको कॉन्क्यूबाइन की तरह रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। मैडम यू ने लांचा से पूछा, तुमसे ये किसने कहा कि तुम्हें कॉन्क्यूबाइन की तरह रिस्पेक्ट देनी है। लांचा इस बात पर चुप रह गया। तो मैडम यू ने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ आकर मुझे विश करने के लिए बोला था, तो तुम नहीं करोगे। सुप्रभात, लांचा ने कहा। मैडम यू इस बात पर मुस्कुराई और लांचा को अपने सामने बैठने के लिए कहा। ये चीज़ लांचा के लिए बहुत बड़ी थी, फिर भी मैडम यू के बात का ख्याल रखते हुए वो तुरंत उनके सामने बैठ गया। मैडम यू ने उसके लिए चाय बनाई और उसे चाय देते हुए कहा, तुम यहाँ पर नौकरी करते हो और बिल्कुल उसी तरह से करते रहो जैसे पहले से करते आए हो। लांचा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें बिल्कुल वैसे ही चमक गई जैसे किसी बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। मैडम यू ने कहा, और हाँ, जब तक मैं नहीं कहती तुम मेरी नौकरी छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, लांझा ने कहा। अब मैडम यू ने अपनी चाय का एक सिप लेते हुए कहा, तब भी जब तुम्हें एम्परर आकर मुझसे छीनने की कोशिश करे। बिल्कुल रानी माँ, लांझा ने मुस्कुराते हुए मैडम यू को इंश्योर किया कि वो किसी भी हालत में मैडम यू को छोड़कर नहीं जाएगा। मैडम यू उसके जवाब से बिल्कुल सेटिस्फाई हुई और लांझा अपने दिन भर के काम पर लग गया, जैसे कि उसे अलग अलग कहानियाँ मैडम यू को सुनानी होती थी जब भी मैडम यू कॉन्क्यूबाइंस के साथ बिजी नहीं होती थी। लांझा को मैडम यू का मन बहला के रखना पड़ता था, जैसे कि उनके साथ गो गेम खेलना, उनके साथ बाहर घूमने जाना, उन्हें अलग अलग चुटकुले सुनाना, या फिर अगर मैडम यू का मन करे तो उनके साथ द्वंद्व करना, तलवारबाजी करना। ये सब भी लांझा का काम था और वो पूरे मन से इसे करता था। इधर एम्परर के पास से बार बार मैडम यू को खत मिलता था, स्क्रोल मिलता था। बार बार विनती की जाती थी कि एम्परर मैडम यू से मिलना चाहते हैं, पर मैडम यू जानबूझकर उसे मिलने से मना करती थी। पूरे 48 घंटों बाद आखिरकार मैडम यू ने एम्परर को खाने पर बुला ही लिया और एम्परर भी समय से पहले ही मैडम यू के सामने आकर बैठे थे। इधर वो बार बार इधर उधर देख रहे थे। मैडम यू ने पूछा, विंग क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रहे हो। विंग ने बस सर हिलाकर मना कर दिया। मैडम यू ने कहा, अपना खाना खाओ चुपचाप। विंग ने कहा, आज आपके सारे नौकर नहीं है यहाँ पर। मैडम यू ने कहा, सब लोग अपना अपना काम करके चले गए हैं, क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है। विंग ने इस बात पर मुंह फुला दिया। वो जानता था उसकी माँ सब कुछ जानती है, सब समझती है, फिर भी उन्होंने लांचा को यहाँ से भगा दिया जानबूझकर। क्या ये विंग की कोई सज़ा चल रही है, और अगर चल रही है तो विंग इसे पूरे मन से निभाएगा।
ये सोचकर विंग चुपचाप अपना खाना खाने लगा। उसने इसके बाद कोई भी सवाल नहीं पूछा, ना ही मैडम यू ने उसे बताया कि लांछा कहाँ पर है। उस रात तो विंग और लांछा की कोई मुलाकात नहीं हुई। विंग वापस से अपने महल की तरफ जाने लगा। जाते हुए उसने लाल सिचन को देखा, जो वहीं पर टहल रहे थे। विंग तभी उसके पास गया और उसे कहा, अपने पिताजी से कह दो कि लांछा को और तलाशने की ज़रूरत नहीं है। लाल सिचन ने तुरंत विंग की तरफ देखकर वो करते हुए कहा कि लांछा आपको मिल गया। विंग ने कहा, हाँ, उसे एक बहुत बड़ा ओहदा मिला है, इतना बड़ा कि वो एम्परर तक को नहीं डरता। विंग की ये बात सुनकर लाल सिचन कुछ भी समझ नहीं पाए। विंग ने कहा, वो रानी माँ के महल में है। इस बात पर लाल सिचन की आंखें चमक उठी और वो मैडम यू के महल की तरफ देखने लगा। तो विंग ने कहा, वहाँ जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है, मुझे भी नहीं। लाल सिचन इधर जो अपने भाई के मिलने की खुशी में बिल्कुल झूम रहा था, उसने कहा, पर आप तो एम्परर है, आप तो कहीं भी आ जा सकते हैं। विंग इस बात पर सोच में पड़ गया। हाँ, वो तो एम्परर है, वो तो कहीं भी घूम सकता है, उसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। आज तक ये उसने क्यों नहीं सोचा। अब तो वो खुशी खुशी अपने कक्ष में चला गया। इधर लाल सिचन भी लांछा सेफ है ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। लांछरे ने भी अपना लांछा ढूंढो अभियान बंद कर दिया। अगले दिन महाराज अपने रोज़मर्रा के काम करके दोपहर को बस फ्री हुए ही थे, खाना खाने वाले थे। इधर मैडम यू भी कॉन्केबैन की रिस्पेक्ट ले लेकर उन्हें वहाँ से रफा दफा कर चुकी थी और वो भी खाना खाने के लिए बैठने ही वाली थी। तभी उनके यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई। मैडम यू ने ऊपर देखा तो सामने विंग खड़ा था। विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम यू ने पूछा। तो विंग ने कहा, माँ, मुझे आपके साथ खाना खाना है। मैडम यू इस बात पर चौंक गई, ये अपने सारे टिकट्स कैसे भूल गया। वो सोचने लगी। इधर उनके पीछे जो लांछा खड़ा था वो बिल्कुल स्टिफ हो गया। इधर विंग बिल्कुल बच्चे की तरह अपनी माँ के पास आकर उनसे खाना खिलाने की जिद करने लगा और मैडम यू भी चुपचाप विंग को खाना खिलाने लगी। साथ ही साथ उसे बहुत सारी बातें भी सुनाने लगी कि विंग कैसे अपनी माँ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जब उसे ज़रूरत होती है तभी आता है। और विंग भी हाँ हाँ करते हुए उनकी सारी बातें सुनने लगा, उनके सारे ताने सुनने लगा और साथ ही साथ खाना भी खाने लगा। हालांकि उसने एक बार भी पलके उठाकर लांझा की तरफ नहीं देखा। इधर लांझा बहुत देर तक बिल्कुल स्टिफ वहीं पर खड़ा रहा, पर धीरे धीरे उसकी नज़रें विंग पर चली ही गई। पर जब उसने देखा कि विंग उसकी तरफ नहीं देख रहा, वो हल्का सा डिसअपॉइंट हुआ, पर फिर भी वो अपना काम करता ही रहा। जैसे उसे वहाँ पर खड़ा होना था, कुछ सोचना था। वैसे तो वो ब्लैंक हो गया था, फिर भी कोशिश कर रहा था कि मैडम यू को एक नई कहानी वो क्या सुनाए। इधर खाना खाने के बाद विंग चला गया। उसने लांछा की तरफ देखा भी नहीं और विंग के जाने के बाद लांछा जैसे अपनी पूर्वावस्था में वापस आ गया। वो मैडम यू को फिर कुछ चुटकुले सुनाने लगा। कुछ देर बाद मैडम यू के आराम करने का समय हो गया और फिर लांछा भी वहाँ से चला गया। अब दिन ऐसे ही बीतने लगे। विंग कभी भी मैडम यू के पास आधा मकता, जैसे कि कभी वो शॉर्ट फाइटिंग कर रही होती, कभी वो आराम फरमा रही होती, कभी खाना खा रही होती, कभी कॉन्क्यूबेन को रिस्पेक्ट दे रही होती। विंग का ध्यान अब राजपाट में कम मैडम यू के महल में ज़्यादा रहता था, पर फिर भी उसने एक बार भी लांछा की तरफ नहीं देखा। बस वो वहाँ आता, मैडम यू के साथ बातें करता और चला जाता। और लांछा को ये सब कुछ बड़ा परेशान करता कि विंग ऐसे क्यों करता है, वो जानबूझकर यहाँ आता है, जबकि वो ये भी नहीं कह सकता कि एम्परर उसके लिए आते हैं। इतना बड़ा तो वो है नहीं कि एम्परर अपना कीमती समय उस पर बर्बाद कर दे। और वो उसे इतनी होप भी कहाँ देते हैं, उसकी तरफ देखते तक नहीं। फिर क्यों वो उनके आ जाने से बेचैन हो जाता है। वो चाहता है कि एम्परर उससे बात करे, पर वो उसकी तरफ देखते भी नहीं। लांझा अब बस फ्रस्ट्रेट हो रहा था। गुस्सा भी तो नहीं कर सकता। एम्परर पर गुस्सा करना उसे अपनी जान से थोड़ी हाथ धोना है। वो बस ऐसे ही डिस्टर्ब होता रहता। धीरे धीरे उसके अंदर
जो कुछ भी मैल था वो वहाँ से हटने लगा। मैडम यू विंग के आने के बाद विंग के साथ अच्छा समय बिताती, उससे बातें बातें करती। वो दोनों राजकाज की समस्याएं सुलझाते, अलग अलग विषयों पर बातें करते। इस सब के बीच में ना तो मैडम यू ने विंग से ये पूछा कि उसने मंत्री की बेटी की शादी रक्षा से क्यों तय करती है, ना ही विंग ने इस बात को छेड़ा। वो दोनों बस वही बातें करते जो एक एम्प्रर और एक मदर एम्प्रेस को करनी चाहिए। इधर लांछा को भी धीरे धीरे विंग को वहाँ पर देखने की आदत पड़ गई। हालांकि विंग और वो कभी भी आपस में नहीं बोलते थे, पर विंग वहाँ आता था और कहीं ना कहीं लांझा उसका इंतज़ार करता रहता था। कभी वो माँ बेटी की बातें सुनने के लिए वहाँ होता तो कभी नहीं होता, पर इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विंग मदर एम्प्रेस के पास आता है, यही चीज़ लांझा के लिए बहुत थी। एक बार ऐसे ही मैडम यू और विंग बातें कर रहे थे, तभी कुछ बात उठी, कुछ अनाथ बच्चों के बारे में। तभी मैडम यू उस पर कुछ सुझाव देने लगी कि यहाँ पर अनाथ आश्रम खोलकर बच्चों को वहाँ पर रखना चाहिए। और विंग का कहना था नहीं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देकर सिपाही बनाना चाहिए। इधर लांछा जो उन्हें सुन रहा था उसने कहा नहीं नहीं, पर वो तुरंत चुप हो गया। इधर मैडम यू और विंग दोनों भी एक साथ लांछा की तरफ देखने लगे। विंग ने स्मग करते हुए कहा, तुमने एम्परर की बात काटी। ऐसे में लांछा को अपनी गलती माननी चाहिए थी, एम्परर से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि यही तो आज तक उसे सिखाया गया था। पर लांछा को अपनी गलती लगने की बजाय इस बार विंग पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि वो अपनी कलम वहीं पर पटक कर वहाँ से चला गया। इधर मैडम यू विंग की तरफ देखने लगी और विंग मैडम यू की तरफ। मैडम यू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये दरबार में आने के लिए तैयार है। विंग भी मुस्कुराया और आगे अपनी माँ से बातें करने लगा। अगली सुबह लांचो को फरमान मिला कि उसे दरबार में उपस्थित होना है। ये बात अजीब थी कि मैडम यू ने भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने भी लांचो को दरबार में जाने के लिए कहा। जैसे ही लांचा दरबार में पहुंचा, वहाँ का तो माहौल ही अलग था। वहाँ जाते ही एम्परर ने ऐलान कर दिया कि लान वांगची आज से हीलिंग डायनेस्टी का मुख्य सलाहकार बनेगा। लांचा के पैरों तले ज़मीन खिसकते देर नहीं लगी। हाँ, वो सारी चीज़ें समझता है, इस बात को अच्छे से कैरी भी कर सकता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि अचानक से उसे मुख्य सलाहकार बना दिया जाए। पर वो सबके सामने एम्परर की बात को ऐसे काट तो नहीं सकता, इसलिए उसने चुपचाप वो किया और वहीं पर खड़ा रहा। फिर रोज़ की तरह दरबार लगने लगा। महाराज दरबार में आकर बैठने लगे। फिर वो किसी न किसी सिपाही के ज़रिए लांछा को ये संदेश या फिर कुछ काम भिजवा देते और लांछा उसे करता। अब लांछा को मैडम यू के कक्ष में जाकर विंग के राह देखने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही विंग को बहाना करके बार बार मैडम यू के पास जाने की ज़रूरत थी। हालांकि अब लांछा की डबल ड्यूटी लग रही थी। वो दरबार में मुख्य सलाहकार था और जैसे ही दरबार छूटता वो मैडम यू के पास जाता, उनका क्लाउन बनने के लिए, उनका साथ निभाने के लिए, उन्हें एंटरटेन करने के लिए। दिन बीतते गए। हीलिंग राज्य में सब कुछ सही चल रहा था। लांझा अपना काम कर रहा था और विंग अपना काम कर रहा था, पर दोनों के बीच की दूरियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि रोज़ आमने सामने एक दूसरे को देखने के बाद भी लांझा कभी भी पलके उठाकर महाराज की तरफ नहीं देखता था। अगर उसे कोई बात कहनी भी होती थी तो वो करके नज़रें झुका के एम्परर से कह देता। और इस बात से विंग भी परेशान होता कि लांझा अब भी उससे बात करने की हिम्मत क्यों नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखता भी नहीं। यही शिकायत लेकर विंग अपनी माँ के पास चला गया और जाते ही मैडम यू ने उसके कान पकड़ लिए, क्योंकि विंग पिछले 2-3 महीनों से अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आया था। जब तक उसका मतलब था वो तो सुबह शाम अपनी माँ के पास आता रहता था, और अब देखो, जब उसे उसका पार्टनर मिल गया है तो उसे अपनी माँ की याद भी नहीं आती। काफ़ी अच्छे से डांट खाने के बाद विंग आखिरकार
अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, हाँ बताइए ना, अब मैं क्या करूँ? वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। हमने कितनी कोशिश की कि वो मुझसे बात करे, वो खुलकर जिए, लेकिन वो तो अपनी बेड़ियों से आज़ाद होने का नाम ही नहीं लेता। अब मैं क्या करूँ बताइए? मैडम यू ने कहा, महाराज तो शिकार पर भी जाते हैं, रास्ता भी घूम सकते हैं और वहाँ किसी एक के साथ किसी स्थान पर रुक भी सकते हैं, रात भी गुजार सकते हैं। क्यों? विंग को यह आइडिया बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने अपने सेनापति से कह दिया कि वो अपने सभी मंत्रियों के साथ मिलकर शिकार पर जाना चाहता है और उसी तरह से सारे मंत्री तैयार भी हो गए, जिनमें से एक राजा भी था। सब लोग तैयार होकर शिकार के लिए बड़े दूर जंगल में चले गए और रास्ते में ही वो सब लोग बिछड़ गए। इधर विंग ने अपने सेनापति को पहले से ही कह रखा था कि उसे सारे मंत्रियों को लेकर वापस आना है, बस लांझा को छोड़कर। उसी तरह से लांझा और विंग अलग अलग होकर जंगल में कुछ देर तक भटकते रहे। फिर आवाज़ दे देकर उन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया और फिर विंग ए में ही सब लोगों को आवाज़ लगाने लगा, अपने सेनापति को, अपने प्रधान को और बाकी सारे लोगों को भी, ताकि लांझा को कोई शक ना हो। फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उन्हें एक झोंपड़ी भी मिल गई, जहाँ पर विंग ने कहा कि आज रात हम यहीं रुकते हैं, कल सुबह वापस महल चलेंगे। लांझा ने इस पर कोई बात नहीं कही। इधर विंग को रास्ते में हल्की सी चोट लग गई थी, मतलब उसके पैर में कांटा चुभ गया था, जिस वजह से वो ज़्यादा चल भी नहीं सकता था। तो वो वहाँ जाकर बिस्तर पर लेट गया। इधर लांझा वहीं झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। विंग ने कहा, मुख्य सलाहकार, तुम्हें नहीं लगता जब एम्परर चोटिल हो तो उनकी चोट पर दवा लगानी चाहिए? लांझा कुछ सोचने लगा। उसे कोई दवा तो पता नहीं थी, वो क्या करे। पर इधर विंग तो विंग था, वो लांझा को सोचते रहने क्यों दे। वो बस बकवास करने लगा। इधर मैं एम्परर हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी सेवक नहीं है, जो है उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। एम्परर यहाँ मर रहे हैं, लेकिन उसको तो बस अपने ख्याली पुलाव पकाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये नहीं कि एम्परर चोटिल है, उनके लिए कोई दवा लेकर आए, उनके लिए पानी का, खाने का इंतज़ाम करे, कुछ नहीं। उसे बस खड़े रहकर देखना है, बस देखते रहना है और कुछ नहीं। इधर विंग के लगातार बकवास से लांझा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। वो उस छोटी सी झोंपड़ी से बाहर आ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। इधर विंग अंदर से बता रहा था, वो 3 सिरे वाले पत्ते नहीं होते, उनसे पैरों पर बांधने पर आराम मिलता है, उनसे दवाई भी बनाई जाती है। वो अंदर बैठे ऐसे ही लांझा को सुझा रहा था कि उसे क्या करना है, और लांझा भी ये सारी बातें सुन सुनकर वैसे ही औषधि, वो सारी पत्ते ढूंढने के लिए चला गया कि वो कैसे एम्परर की मदद कर सकता है। और कुछ देर बाद वो उन पत्तों को लेकर भी आया। उसे जितने सारे पत्ते मिले थे, वो उन सभी पत्तों को लेकर महाराज के पास आ गया। इधर एम्परर ने उनमें से कुछ पत्ते छांट लिए और लांझा को उसे पीसने के लिए कहा। लांझा ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। वहाँ सिलबट्टा भी पड़ा था, उसने उन पत्तों को पीस दिया। फिर एम्परर ने उसे एक कपड़ा लाने के लिए कहा, जिनमें उसने उस पेस्ट को रखा और फिर उसे अपने पैरों पर बांधने के लिए कहा। लांझा चुपचाप ये सारी बातें कह रहा था। अब जैसे ही उसके जख्म पर दवाई लग गई, एम्परर ने कहा, मुझे भूख लगी है, जाओ कुछ खाने के लिए बनाओ। लांझा वापस से सोचने लगा, अब वो खाने के लिए क्या बनाए। जहाँ पर वो झोंपड़ी थी, पास में ही एक छोटा सा तालाब था। अब लांझा सोचने लगा, क्यों ना यहाँ पर कुछ मछलियाँ हो तो देखा जाए। और किस्मत से उसे कुछ मछलियाँ मिल भी गई। वो 3-4 मछलियाँ लेकर आया। फिर उसे वहीं पर आग जलाकर पकाने की कोशिश करने लगा। तब एम्परर ने उसे वापस से बताया कि वो किस तरह से मछलियों के अंदर एक स्टिक डालकर उन्हें पका सकता है। लांझा ने उन सब चीज़ों को फॉलो किया। फिर महाराज के लिए वो 4 की 4 मछलियाँ परोस दी, तो उनमें से 2 महाराज ने खाई और 2 लांझा के लिए छोड़ दी। लांझा उन मछलियों को लेकर बाहर गया और फिर वहाँ बैठकर वो अपना खाना एंजॉय करने लगा। तभी अंदर से विंग ने आवाज़ लगाई,
बाहर अगर किसी जंगली जानवर को तुम्हारी मछलियों की खुशबू आ गई फिर तो तुम्हारा राम नाम सत्य है। चलो अंदर आ जाओ। अब लांछा के पास कोई और चारा नहीं था तो वो चुपचाप उस झोंपड़ी के अंदर चला आया। वहाँ पर ज़्यादा जगह तो नहीं थी, जितनी थी वहाँ पर विंग फैल कर सो गया था। बहाना बिल्कुल तैयार था, उसके चोटिल पैर को कोई हाथ न लगाए। अब लांछा को सोने के लिए बहुत ही कम जगह बची थी तो उसने वहीं पर बस खड़ा रहने का तय किया और वो महाराज को देखते हुए वहीं खड़ा रहा। इधर विंग ने एक आंख उठाकर लांछा की तरफ देखा और कहा, तो तुम रात भर ऐसे ही खड़े रहने वाले हो? लांछा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ठीक है, तो तुम मुझे ऐसे ही देखने वाले हो, पर मुझे तो शर्म आ रही है। ये कहते हुए विंग ने दूसरी तरफ चेहरा किया। लांछा ने अब अपना चेहरा घुमाया और वो विंग की तरफ पीट करके खड़ा हुआ। विंग ने इस पर मुंह बनाया, फिर लांछा की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारे कर्व बहुत अच्छे हैं, शायद इसलिए मेरा दिल पिघल गया। अब लांछा ने अपने पीछे दोनों हाथ बांध लिए ताकि विंग को उसके कर्व ना दिखाई दे। विंग ने कहा, हाँ तुम्हारे हाथ भी बड़े अच्छे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। शेमलेस, कहते हुए लांछा अब एक तरफ घूम के खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। बाहर जाने का मन कर रहा है, विंग ने लांछा को टीज करते हुए कहा, कहीं बाहर के जानवर तुम्हें ही अपना डिनर ना बना ले। ये कहते हुए वो हंसने लगा। इधर लांछा और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया। विंग कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर उसने कहा, वैसे तुम्हारी नेक भी बहुत अच्छी है, इसमें मैंने दांत गड़ाए थे ना? उस रात की यादों ने लांछा के बदन पर सरसरी दौड़ा दी। वो इस शिमलेस इंसान का क्या करे? एक तो उसके साथ इतना कुछ किया और अब बस शेमलेसली उस रात को बार बार जिक्र करके लांछा को अनकंफर्टेबल कर रहा है। पर लांछा उसे छूट भी तो नहीं सकता, ना बाहर जा सकता है, ना ही इस आदमी को चुप करा सकता है। तो वो बस वहीं खड़े खड़े विंग की टीजिंग को बर्दाश्त करने लगा। बाहर चांद की पूरे चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, बहुत सारी धुंधली भी हो रही थी। इधर विंग के टीजिंग से परेशान होकर लांछा ने अपने कुछ बाल अपनी गर्दन पर ले लिए ताकि विंग को उसकी गर्दन ना दिखे। तो विंग कहने लगा, तुम्हारे ये बाल, मैंने तुम्हें बालों से ही पकड़ा था ना? अब तो लांछा का पारा और भी हाई हो गया। वो वो बस एक कदम में ही विंग के पास आ गया और उसका मुंह दबाते हुए बोला, तुम चुप नहीं रह सकते? विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम एम्परर को मना करने की कोशिश कर रहे हो? लांछा ने तुरंत अपना हाथ हटाया। विंग ने कहा, वैसे तुम दिखते बड़े खूबसूरत हो, शायद इसलिए मेरा मन बहल गया था। राजा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ था वो बस एक गलती थी। विंग ने कहा, तुमने मेरा इनोसेंस ले लिया, मेरी पहली रात थी, मेरा किस ले लिया, और तुम कह रहे हो कि ये गलती थी? बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं थी, तुमने ये जानबूझकर किया। लांछा ने अब बस अपना मुंह फेर लिया और कहा, माफ़ कीजिए, मैं मैं कोई भी सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। तो विंग ने कहा, कोई भी? लांछा ने बस सर हिलाया। विंग ने कहा, तो तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें उस दर्द से हर रोज़ गुजरना होगा जो दर्द तुमने मुझे दिया था। क्या? लांछा ने पूछा। तो विंग ने कहा, मेरे जिस्म से मेरा दिल चुराने का दर्द। लांछा पलकें झपकाते हुए विंग की तरफ देखने लगा। तो विंग ने कहा, हाँ, तुमने मेरा दिल चुराया था और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक तुम मेरा दिल मुझे वापस नहीं लौटा देते। लांछा अब सोचने लगा कि विंग का दिल उसे कैसे लौटाया। विंग ने कहा, और अगर उसे भी नहीं माना ना तो मैं तुम्हारा दिल ले लूँगा। अब तो लांछा और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि विंग ये सब क्या बातें कर रहा है और वो ये सब कैसे दे, उसके पास तो कोई दिल नहीं है तो वो विंग को कैसे लौटाए, ऊपर से अपना भी देना है, वो कैसे करे। लांछा ने कहा, जो जो चाहे ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है। विंग ने अब उठते हुए कहा, सच्ची? तो लांछा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे पास कुछ भी नहीं है। विंग ने कहा, पर ये तो है। कहते हुए उसने लांछा के बाल
उसकी गर्दन से हटाए। लांछा अब विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने हल्के से एक उंगली लांछा की गर्दन पर घुमाई और लांछा ने तुरंत अपनी गर्दन एक तरफ मोड़ दी। विंग ने कहा, लांछा, जो मैं चाहता हूँ वो ले सकता हूँ। लांछा ने बस सर हिलाया। अब विंग ने लांछा के बालों से होते हुए उसके पूरे पीठ पर हाथ घुमाया तो लांछा ने बस आंखें बंद कर ली। वापस से उस रात की यादें उसकी नज़रों के सामने आने लगी। उसकी आंखें भर आई। इधर विंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, लांछा, तुम क्यों इतने बुद्धि हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? लांछा ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसे सच में विंग की आंखों में प्यार दिखाई दे रहा था। वो रिस्पेक्ट दिखाई दे रही थी जो हमेशा से उसे चाहिए थी। विंग ने अब लांछा के ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया और पूछा, लांछा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? लांछा ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, आप मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। मुझे डर लग रहा है मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। विंग ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, लांछा, हम दोनों ये जिम्मेदारी साथ मिलकर निभाएंगे। पहले मुझे भी डर लगता था कि मैं भी एम्परर होने की जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाऊंगा, पर देखो, माँ पापा के साथ, चंक्षा शिजय के साथ मिलकर मैंने सब कुछ सही से सीख लिया, समझ लिया। वैसे तुम भी समझ जाओगे, सीख जाओगे, और अगर कभी तुमसे गलती हो भी गई तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तुम्हें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, तुम्हें साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए। क्या क्या मैं सच में आपकी कोफाई बन पाऊंगा? लांछा ने कहा। विंग ने इस पर लांछा के फोrehead पर फ्लिकर करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें कोफाई बनने के लिए कौन कह रहा है? लांछा ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, तो विंग ने कहा, मैं तो सोच रहा था तुम्हें क्वीन बनाओ। फिर ठीक है, लांछा बुदबुदाया। पर तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी विंग ने क्या कहा और वो आंखें बड़ी बड़ी करके विंग की तरफ देखने लगा। और जैसे ही उसे समझ आया कि विंग मजाक नहीं कर रहा है, लांछा के तो होश ही उड़ गए। वो जैसे चक्कर खाकर वहीं गिर गया विंग के कंधे पर। तो विंग ने उसे खींचकर गोद में लेते हुए कहा, माय क्वीन, अगर अभी से तुम इतना डरोगे तो तुम पूरे राजपाट को कैसे संभालोगे? लांछा ने कहा, नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं संभालना। आप किसी और को ले लो। मैं मैं तो खुफिया बनने के बारे में भी सोचकर डर रहा था, और आप अब तो। विंग ने फिर से लांछा के माथे पर फ्लिकर करते हुए कहा, तुम सच में बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारे बीच में कोई और क्यों चाहिए? लांछा ने कहा, प्यार? विंग ने कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम? अब तो लांछा ने अपना पूरा चेहरा विंग के गर्दन में छुपा लिया, क्योंकि प्यार इस नाम से ही वो बहुत ज़्यादा डर गया था। पर खैर, विंग ने किसी तरह से उसे बहलाया, उसे बहुत सारी बातें बताई, यहाँ तक कि हीलिंग की पूरी हिस्ट्री बताई। तब कहीं जाकर लांछा धीरे 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 होश में आने लगा, समझने लगा। और विंग के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद आखिरकार उसने क्वीन बनने के लिए भी हामी भर दी। वो उस जिम्मेदारी को भी अब उठाने के लिए तैयार था। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने लांछा के होठों पर अपने होठ रख दिए। इस बात पर लांछा चौंक गया और उसने विंग को पीछे कर दिया। विंग ने कहा, अरे, अब ये क्यों? लांछा ने कहा, ये सब ये सब नहीं हो सकता। विंग ने कहा, क्यों? लांछा ने कहा, क्यों क्यों पता नहीं, पर नहीं हो सकता। विंग ने कहा, अरे, तुम्हें याद नहीं, हमने ये सब पहले ही कर रखा है। तो लांछा ने कहा, तब तब आप होश में नहीं थे। विंग ने कहा, पर तुम तो थे, तुमने तो खुद से किया ना। लांछा ने कहा, आप वो बातें याद मत दिलाओ। लांछा के इस शर्माहट पर, क्यूटनेस पर विंग को हद से ज़्यादा प्यार आ रहा था। पर
वो लांझा को टीज करना छोड़ भी तो नहीं सकता था, इसलिए वो बस लांझा को टीज करता रहा और लांझा उसे किसी तरह से मना करता रहा। और उनका ये जो टीजिंग का सिलसिला है वो बहुत देर तक चलता रहा। या यूँ कहो, विंग लांझा को टीज करते करते वो सारी बातें निकलवा रहा था, जो कुछ भी वो भूल गया था। वो कभी लांझा की कमर पर हाथ रख कर कहता, मैंने यहाँ पर ऐसे हाथ रखा होगा ना। लांझा अगर सही मूड में होता तो कहता हाँ, वरना कहता नहीं, आप आप वो सारी बातें भूल जाओ। पर विंग लांझा को भूलने थोड़े ही देने वाला था। अब कहीं जाकर लांझा उसके शिकंजे में आया था और विंग इस चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। इसलिए वो लांझा को तब तक छेड़ता रहा जब तक लांझा ने गिव अप नहीं कर दिया। और आखिरकार उसने विंग को पुश कर उसके ऊपर आते हुए कहा, आप बहुत ज़्यादा मस्करे हो, मुझसे भी ज़्यादा। आप आप ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना। तभी विंग ने लांझा की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे याद है, तुम यहाँ पर ऐसे जंप कर रहे थे ना, कुछ ऐसे। ये कहते हुए उसने लांझा को ऊपर उठाकर फिर से नीचे पटक दिया। अब तो लांझा बिल्कुल बुरी तरह से कांप गया। उसने विंग से कहा, बस बहुत हो गया, अब आप सो जाओ। विंग ने लांझा को खींचकर अपने बिल्कुल ऊपर ले लिया, उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, क्यों, तुम्हें नींद आ रही है। लांझा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि नींद तो उसे दूर दूर तक नहीं आ रही थी। और विंग के लगातार ऐसे छेड़ने से चिढ़ाने से वो भी बहुत ज़्यादा हीट महसूस कर रहा था। फिर आखिरकार उसने गिव अप कर ही दिया। उसने विंग के साथ वो रात बिताई, इस बार पूरे होश में। हाँ, विंग इंजर्ड था, इसलिए वो विंग को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता था। इसलिए लांझा को ही बहुत सारी बातें करनी पड़ी, विंग को प्लीज़ करना पड़ा। पर वो रात पहले वाले रात की तरह नहीं थी। विंग ने पूरी की पूरी कमांड लांझा के हाथ में दे दी थी। जैसा लांझा चाहे वैसे विंग का यूज़ कर सकता था। विंग ने उसे कोई रोक नहीं लगाई और लांझा ने भी इस बात को पूरी तरह से समझ लिया कि विंग पूरे मन से उसे प्यार करता है। उसे लड़की होने की वजह से या फिर उसके उन अभिनय या स्वॉर्ड फाइटिंग के स्किल्स की वजह से उसे पसंद नहीं करता, ना ही इसलिए पसंद करता है कि उसके मन में कोई गिल्ट है। वो सच में लांझा से प्यार करता है, लांझा के गुणों की तारीफ करता है, उसकी कमियों के साथ उसे अपनाने को तैयार है। आखिरकार लांझा के मन में भी जो कुछ मैल था, जो कुछ किंतु था, वो सब कुछ हट गया था और उसने पूरे मन से विंग को अपना लिया था। अब उस पूरी झोपड़ी में क्या, पूरे जंगल में उन दोनों की ही आवाज़ें गूंज रही थी। लांझा बस विंग का ही नाम पुकार रहा था और इस बार एम्परर नहीं, वो विंग को उसके नाम से पुकार रहा था। अपना सबसे बेहतरीन नृत्य अपने होने वाले हस्बैंड को दिखा रहा था। खैर, वो रात तो बीत गई। लांझा विंग की बाहों में सो गया। अगली सुबह पूरा दिन ऊपर चढ़ने के बाद लांझा की आंखें खुली। विंग तो अभी भी सो रहा था। लांझा ने आंखें खोलकर सबसे पहले विंग की तरफ देखा। उसके आंखों में, गर्दन पर लांझा का फोरहेड रिबन ऐसे ही पड़ा हुआ था। मतलब रात को जब लांझा के बाल पूरी तरह से विंग ने खोल दिए थे, तब से वो रिबन उसके हाथ में ही था। वो उसके गर्दन से होते हुए उसके बालों में भी पूरी तरह से मिल गया था। लांझा अब अपने फोरहेड रिबन का छोर इधर से उधर ढूंढने लगा और जैसे तैसे करके उसने उस पूरे फोरहेड रिबन को विंग के हाथों से पूरी तरह से निकाल दिया। पर इस सब चक्कर में विंग की भी नींद खुल गई। उसने कहा, क्या बात है। लांझा ने अपनी फोरहेड रिबन को दिखाते हुए कहा, अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। विंग ने कहा, कैसे। लांझा ने कहा, शादी के बाद अलग तरह का फोरहेड रिबन बनाते हैं, उसे पहनते हैं। अच्छा। कहते हुए विंग ने अपने पॉकेट में से एक छोटा सा पाउच निकाला और उसे लांझा के हाथ पर रख दिया। लांझा ने जब उस पाउच को खोलकर देखा, उसके अंदर एक और लाल कलर का रिबन था। जब उसने वो निकाला तो वो सच में वही रिबन था जो लान परिवार के लोग शादी में पहनते हैं, या यूँ कहो शादी के बाद पहनते हैं। लांझा ने कहा,
पर आपने इसे बनवाया कब? वींग ने कहा, बस यूं ही बनवा लिया था, तुम्हें देना बाकी था। तुम्हें पसंद आया? लांझा ने कहा। तो वींग ने कहा, तो तुम शादी के लिए तैयार हो? लांझा ने कहा। यह सुनकर वींग ने तुरंत लांझा को गले से लगा लिया। लांझा को तो बहुत अच्छा लगा। वो भी अपने हाथ बढ़ाकर वींग को बाहों में लेना ही चाहता था, पर वींग ने 2 ताली बजाई, जिससे लांझा कंफ्यूज हो गया और उसने पीछे हटकर वींग की तरफ देखा। तो वींग उसकी तरफ देखकर नटखट मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बस उस हट के दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी वो दरवाज़ा खुला और लांझा ने सबसे पहले तो अपने ऊपर के रोब्स ठीक किए। सामने सेनापति थे जो पूरे लाल पीले हो चुके थे और बस वींग की तरफ ही देख रहे थे। वींग ने कहा, सब तैयारी कर दो। सेनापति ने कहा, हाँ तैयारी हो गई है। वींग ने कहा, तो क्वीन चलो चलते हैं। कहा? लांझा ने पूछा। शादी करने? वींग ने कहा। यहाँ यहाँ कहाँ? लांझा ने पूछा। तो वींग ने कहा, पैलेस में और कहाँ? लांझा ने कहा, क्या पैलेस में? यहाँ ऐसे? वींग ने कहा, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये कहते हुए वींग ने लांझा को उठा लिया और फिर वो उस हट से बाहर आया तो सामने पालकी बिल्कुल तैयार थी। लांझा तो कुछ समझ ही नहीं पाया, पर तभी वींग ने उसे कहा, हम पैलेस के पीछे वाले जंगल में है, यहाँ से पैलेस ज़्यादा दूर नहीं है। अब तो लांझा की आंखें फटी की फटी रह गई। कल रात वो कितने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था वींग का नाम लेकर। ये सब लोग क्या यहीं पर मौजूद थे? उसकी आवाज़ तो पैलेस तक गई होगी। लांझा शर्मा कर पूरी तरह से लाल हो गया और वींग उसे शर्माता हुआ देखकर बस हंसने लगा। लांझा ने अब वींग के नेक में अपना सर छुपा लिया और वींग हंसते हुए पालकी में बैठ गया। कुछ आधे घंटे बाद ही उनकी पालकी पैलेस में दाखिल हुई। लांझा ने देखा कि पूरा महल पूरे लाल रंग से सजा हुआ है। ये सब कब हुआ? उसने वींग से पूछा। तो वींग ने कहा, हमारे जाते ही। लांझा के पास अब कोई शब्द नहीं थे। ये सब कुछ बना बनाया प्लान था और ये वींग अकेला तो नहीं कर सकता। ज़रूर मैडम यू को भी सब कुछ पता होगा, यहाँ तक कि उसके भाई और बाबा को भी सब कुछ पता होगा। वो समझ गया इस सब ने मिलकर उसे उल्लू बनाया है, पर उसके पास ज़्यादा मुँह फुलाने का वक्त नहीं था, क्योंकि तभी मैडम यू उसे वहाँ से लेकर गई और उसे ब्राइड के कपड़ों में तैयार करके वापस से वहीं पर लेकर आए, राजमहल में, जहाँ सबके सामने उसने और वींग ने 7 जीने मरने की किस्में खाई, हेवन और अर्थ का भोग किया और आखिरकार लांझा क्वीन बन गया। इधर सब लोग जब उसे बधाइयाँ दे रहे थे, मैडम यू लांझा का हाथ पकड़ते हुए कह रही थी, मुझे अगले साल इस गद्दी का वारिस चाहिए। क्या? लांझा ने चौंक कर बोला। तो मैडम ने कहा, हाँ, जंक्षा की होने वाली पत्नी उम्मीद से है, तो आशा करती हूँ तुम उसे बहुत अच्छे से शिक्षा दोगे। हाँ हाँ हाँ, लांझा बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला। इधर मैडम यू उसके कान में खुसफुसाई, वैसे तुम क्या सोच रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, लांझा ने कहा। बस यही होती है ये कहानी ख़त्म। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।